अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। किस किस को आवाज़ आ रही है, कौन कौन देख पा रहा है? और इतने मज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही है आप लोगों की रिगार्डिंग आप लोगों के स्कोर प्रिडिक्टर्स। और कोई इस तरह का है जो कह रहा है कि स्कोर प्रिडिक्टर अचीव हो गया, और कोई इस तरह का है जो कह रहा है कि मेरा स्कोर प्रिडिक्टर तो आगे ही नहीं जा रहा। और जिस माशाल्लाह शानदार इंसान ने इसको गेम बताया कि ये गेम है, आकाश, आपको मैं ये बात बता दूं कि स्कोर प्रिडिक्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको आपका स्कोर प्रायर टू एम डी कैट का एग्ज़ाम प्रिडिक्ट करके ये बात बताता है कि आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हो। ये उसी स्कोर प्रिडिक्टर की एग्जैक्टली बात हो रही है, और ये जिसके बारे में कुछ आपको ये कहते हुए दिख रहे हैं ना कि हमारा तो बर्फ़ की तरह जम गया और हमारा तो दिख ही नहीं रहा और पता नहीं हमारे स्कोर प्रिडिक्टर के साथ क्या हुआ है। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी के स्कोर प्रिडिक्टर को आप वो कर पाओ अपना जो है ना वो किसको कहते हैं एक स्पेसिफिक नंबर के बाद स्कोर प्रिडिक्टर बहुत इजीली ऊपर मूव करे, ऐसे नहीं होता। उल्टा इट इज़ सो स्मार्टली डिज़ाइंड कि ये आपकी कंप्लीट एक्टिविटी और कंप्लीट प्रिपरेशन को देख रहा होता है। अब स्कोर प्रिडिक्टर क्या चीज़ है, स्कोर प्रिडिक्टर कहाँ पर मिल सकता है, स्कोर प्रिडिक्टर किसने बनाया है, और स्कोर प्रिडिक्टर कौन स्टूडेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट्स को इनेबल कर रहा है इस चीज़ के लिए कि वो अपनी प्रिपरेशन से पहले इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें, कि वो इन एक्चुअल सेंसेस कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम के अंदर जाकर बैठ सकें कि उनका स्कोर क्या है और एम डी कैट के एग्ज़ाम में उनका स्कोर किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इस तरह का प्रिडिक्टर जो नियरपेयर की के स्टूडेंट्स के लिए नियरपेयर की ऐप के ऊपर मौजूद है। आपकी कंप्लीट मूवमेंट आपकी कंप्लीट मूवमेंट रिगार्डिंग योर स्टडीज़ आपको देख रहा है, आपको होलिस्टिकली जज कर रहा है, 5 के 5 सब्जेक्ट्स के ऊपर जज कर रहा है जो एम डी कैट में आना है, और आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जज करने के बाद आपको ये बता रहा है कि आप किस जगह खड़े हो और आपका एम डी कैट में कैसा रिजल्ट आएगा। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट तो आप लाइबा जो हैं उनका आप हमारे ही इसी चैनल के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइबा का इंटरव्यू है जिसके अंदर उसने डिटेल में सारी चीज़ के ऊपर बात की हुई है, इंक्लूडिंग ये बात कि हाउ शी एक्चुअली मैनेज टू गेट द सेम एग्जैक्ट रिजल्ट जो उसका स्कोर प्रिडिक्टर बता रहा था और जो प्रिडिक्ट कर रहा था उसका एम डी कार्ड में भी वही रिजल्ट आता। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम इवन इफ़ यू कंसिडर इट अ गेम। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आई एम होपिंग इट फॉर नाउ कि ब्रिज बैच में एनरोल्ड सारे के सारे स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा पुरजोश हैं कि उनको स्कॉलरशिप चाहिए और उनको मुफ्त में एम डी कैट की तैयारी करनी है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एम डी कैट की तैयारी करनी है, नियर पेयर के साथ एम डी कैट की तैयारी करनी है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी तक डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स जैसे डिफ़िकल्ट तरीन टॉपिक को समझ चुके होंगे और उसके उन्होंने एम सी क्यूज़ को भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। और अब वो इस पोजीशन के अंदर हो गए कि आज जैसे ही वेरिएशन एंड जेनेटिक्स के टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं और आप लोगों का इंशाल्लाह 6th को आप लोगों का टेस्ट होता है, तो उस वक्त फिर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकोगे बायोलॉजी के पोर्शन में। अच्छा, अभी इस वक्त हम लोगों के आज का सेशन का पैटर्न क्या होगा, हम एम सी क्यूज़ तो ऑफ कोर्स ज़रूर करेंगे, हम वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को कवर अप भी ज़रूर करेंगे, लेकिन वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को हम उस तरह कवर अप नहीं करेंगे जिस तरह तुम लोग करते हो। मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी किताब खोलते हैं, उसमें वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का चैप्टर शुरू करते हैं, और उस चैप्टर को शुरू करते ही पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक बिल्कुल एक जस्ट लाइक यू रीड अ स्पारा, आप उस तरह उसको पढ़ते हो, पहली लाइन से शुरू कर देते हो और आखिरी लाइन पे जाके ख़त्म कर देते हो, और फिर उसके बाद जब किताब बंद करते हो और एमसीक्यूज़ आते हैं और उसमें रिसेसिव डोमिनेंट जैसी बातें होती हैं, होमोजाइगस हेमीजाइगस हेट्रोजाइगस जैसी बातें होती हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया होता है जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, ऐसी बातें होती हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है यू गाइस गो ब्लैंक कि ये क्या चीज़ें थी, ये तो हमने कहीं पे हाँ पढ़ा ज़रूर था लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। बॉम्बे फिनोटाइप क्या है, हीमोफीलिया से रिलेटेड बातें क्या की गई हैं। अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि एग्जामिनर की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, या एग्जामिनर इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों से क्या चीज़ पूछना चाहता है, उसने क्या कहा है कि वो आपको किस चीज़ में से टेस्ट करेगा, और पीएमडीसी इसके बारे में अपने सिलेबस के अंदर क्या बात करता है, तो वो आपके सामने कुछ इस किस्म के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को दिखाता है, या इस किस्म के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को आप देखते हो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप देखते हो जब व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द सिलेबस। अच्छा, पीएमडीसी क्या कहता है कि मैंने आपसे मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ के बारे में बात करनी है। यहाँ से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात शुरू हो जाती है। ऑफ कोर्स ये एक सेकंड पॉइंटर था जिसको यहाँ कहीं पर होना चाहिए था। यहाँ तक बात मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ की हो रही है, यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ की हो रही है। उसके बाद मल्टीपल अलील्स की बात होगी, जेनेटिक लिंकेज क्रॉसिंग ओवर की बात होगी, फिर उसके बाद ये बात होगी व्हाट वाज समथिंग जो मेंडल ने डिस्कस नहीं की और किसी और ने डिस्कस की मेंडल के अलावा, और फिर उसके बाद हम लोग इसी स्पेसिफिक फिनोमेना को ह्यूमन में देखेंगे, और फिर उसके बाद एक डिजीज़ और कहानी ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। अब द पॉइंट इज़ कि स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो इस चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ते हुए बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, उसकी क्या बात है। अगर आप सिंध की बोर्ड उठा के देखते हो तो उसमें क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का चैप्टर है। इसी तरह पीटीबी एफटीबी कोई भी किसी भी बोर्ड की किताब को उठा के देखोगे, इस चैप्टर से पहले एनी एंड एवरी सिंगल पर्सन एक्सपेक्ट्स इट फ्रॉम यू कि आपको कुछ बेसिक बातों का पता है।
जिन बेसिक बातों की आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही होती है हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम लोग अभी इसको इमिजिएटली शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में बातचीत कहाँ से शुरू की जा रही थी, या फिर हम अगर इस टॉपिक को स्पेशली पीएमडीसी के रेफरेंस से देखें। पीएमडीसी ने एक आपको रूटीन दी है, उसने आपको एक मैकेनिज्म बताया कि कहाँ से लेके कहाँ तक मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको वेरिएशन और जेनेटिक्स के बारे में, या हम अगर सिर्फ जेनेटिक्स भी बोलें तो जेनेटिक्स के बारे में आपको कहाँ कहाँ पर मैं टेस्ट करूँगा या कहाँ कहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो वो ये टॉपिक्स हैं। वट वी वुड बी फॉलोइंग इज़ अ सिंपल थिंग। जिस तरह से मैंने आपको डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के बारे में बताया था, आपके लिए गाइडिंग लाइट, आपके लिए गाइडिंग पोस्ट सिर्फ एक चीज़ है, और वो है पीएमडीसी का सिलेबस। आप पीएमडीसी के सिलेबस का एक प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, अपने पास एनी टाइम रखो। मैं आज देख रही थी बायोलॉजी का एग्जाम देने के बाद, आज कुछ इस तरह के नादिर स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह आज ये बात पूछ रहे हैं कि मुझे कोई 2023 का पीएमडीसी का सिलेबस तो शेयर कर दे। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आज सिलेबस मांग रहा है तो उसकी तैयारी का क्या उरूज लेवल होगा, वो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अच्छा ये बच्चा कहाँ पर खड़ा है, और ये सिलेबस अगर आज एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से लेना, तो इसकी तैयारी किस लेवल की हुई है। ये सिलेबस आपकी गाइडिंग लाइट है, इसको आपने देखना है, इसके पॉइंटर्स को हमने कवर करना है, इसका हमने कोई भी एक पॉइंटर नहीं छोड़ना। जो चीज़ें इसके साथ अलाइंड है उनको हम कवर करते जाएंगे, जो चीज़ें इसके साथ अलाइंड नहीं है उनको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको उसमें से सवाल नहीं पूछेगा, विच इज़ समथिंग प्रोमिस्ड बाय होम, पीएमडीसी। जब इसके इस तरह का एरर आया था तो क्या हुआ था, जो दो सूबों के यहाँ पर अगर हम लोगों के पास ऑडियंस में लोग हैं वो बता सकते हैं कि जब पीएमडीसी ने सिलेबस आउट ऑफ कोर्स दिया था तो फिर उसके बाद जब आपके एग्जामिनेशन बोर्ड ने आपको क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स दिए थे तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, पेपर दोबारा से हुए थे जब स्टूडेंट्स ने इसको क्लेम किया था कि दीज क्वेश्चंस वर नॉट सपोज टू बी आस्क्ड। आई एम वेरी होपफुल, आई थिंक आई वुड से इट कि 99% आई एम होपफुल कि इस बार दोबारा वो गलती नहीं होगी, क्योंकि रिकंडक्ट में से गुजरना दैट वाज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर द गवर्निंग बॉडी टू। गवर्निंग बॉडी भी इस बार ये चीज़ इंश्योर कर रही होगी कि आपका पेपर जो हो वो प्रॉपरली डिज़ाइन फ्रॉम आपका वही वाला स्पेसिफाइड सिलेबस हो जो आपके साथ पीएमडी से ऑलरेडी शेयर कर चुका है। इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की आपको किसी सूरत कहीं कतन ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ़िक्र का पॉइंट है दैट शुड ओनली बी, कोई पॉइंटर नहीं छूटना चाहिए। और आज भी हम अपनी डिस्कशन में क्या करेंगे, हम बुक को स्पारे की तरह शुरू से लेकर एंड तक पढ़ने की जगह हम अपनी सारी की सारी डिस्कशन को उस स्पेसिफिक गाइड पोस्ट के अगेंस्ट लेकर चलेंगे, जिस तरह से हमसे एग्जामिनर तवक्को कर रहा है, जिस तरह के सवाल हमसे एग्जामिनर पूछता है हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ना कि हम आसान से वो वाले बना दें। जिस तरह का एक स्टूपिड क्वेश्चन अभी किसी ने किया हुआ था कि जी पी को क्या कहते हैं, आपको जेनेटिक्स के चैप्टर में से पी को साइंटिफिकली क्या कहते हैं नहीं आएगा। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में से, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। सारे जहान को पता है कि पी और फ्रॉग का नाम शायद, और फ्रूट फ्लाई का नाम हर एमडी कैट के स्टूडेंट को पता है। अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आप अपने पेपर में देखते भी हो तो दैट इज़ जस्ट टू पास यू, ताकि आप पास हो जाओ। ठीक है, तो इस चैप्टर में से इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग इट, और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग इट कि कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चंस जिनमें पनिट स्केयर्स की ज़रूरत ना पड़े, वो क्वेश्चन जिनमें आपसे प्रोबेबिलिटी ना पूछी जाए, नहीं आएंगे, तो फिर आई थिंक कि आप एक जो है ना वो ख्वाबे खरगोश में इस वक्त आपको जाग जाना चाहिए, और इस चैप्टर को उस पर्सपेक्टिव से ज़रूर तैयार करना चाहिए जिस पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर कह रहा है। मेरे लिहाज से दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें सारा रट्टा धुल के साइड पे हो जाता है, और कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल आपका ऊपर, मैं कहती हूँ सरफेस लेवल के ऊपर दिख जाता है कि अच्छा जी आप किस कदर कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट हैं और आप किस कदर रट्टाबाज किस्म का स्टूडेंट है। ठीक है, देयर इज़ नो नथिंग बैड इन बीइंग अ रट्टाबाज स्टूडेंट, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही हमेशा के लिए सुला चुके हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फारिग हो चुके हैं अपने दिमाग से। ठीक है, योर ब्रेन नीड्स टू इवॉल्व, और उसकी एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि उसको खर्च किया जाए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आप अपने बाकी मसल्स को, जिस तरह से आप अपने बाकी ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। जॉन मेंडल कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल कब से काम कर रहा था, इसके काम को कब रिकॉग्निशन मिली? अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो इन एक्चुअल सेंस ये 19th सेंचुरी में ही इस सारी चीज़ के ऊपर रिगार्डिंग जेनेटिक्स, रिगार्डिंग पीस और उसके ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट से काम करना शुरू हो चुका था, लेकिन ही गॉट रिकॉग्निशन वेरी लेट इन हिज लाइफ। जस्ट लाइक ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा से होता है कि किसी भी अक्लमंद इंसान को पहले सब लोग क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल अकल से पैदल है, ये फारिग है। ठीक है, इसकी कोई बंदा भी बात ना सुने। ठीक, और फिर उसके बाद क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और फिर पता चलता है कि अच्छा इस शख्स ने ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं। जब आप अपने बोर्ड की किताब को उठाकर देखते हैं, ये जिस बोर्ड के क्रॉस जो बातें की गई हैं जब आप उसको देखते हैं तो आपको ये पॉइंटर स्पेसिफिकली ये आपको सिंध की टेक्स्ट बुक बोर्ड में दिखेंगे। सिंध के बच्चे कहते हैं आप हम लोगों का नाम नहीं लेती है, हमारे बोर्ड का कभी किसी ने नाम नहीं लिया तो मैंने आपका नाम ले लिया। आपके बोर्ड में से खसूसी तौर पर एक वो लाइन लिखी गई है जिसको आप देख कर ये चीज़ रिकगनाइज़ कर लो कि आपकी किताब की लाइन है, आपके भी बोर्ड का नाम लिया जाता है, आपके बोर्ड के भी
हम लोग सारे के सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं और हर चीज़ होलिस्टिकली कवर करने की टू द मैक्सिमम लेवल कोशिश की जाती है, ठीक है। अच्छा, ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, यू गाइज नो इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रेगर मेंडल। कौन था, इसने कौन से लॉज दिए, इसके लॉज के पीछे पर्पस क्या था, इसने पी को चूज़ किया, पी को पाइसम सेटिवम कहते हैं। अच्छा, पी की जब इसने जब फर्टिलाइजेशन करवाई तो पहली कैसी फर्टिलाइजेशन थी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का इन एक्चुअल सेंस क्या मतलब है। छोटे छोटे से ब्रीफ से वो वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप उस लेवल पर पढ़ते हो जैसे ही चैप्टर इनिशिएट होता है। जब हम इसमें से कुछ पॉइंटर्स की बात करें, उन चीज़ों की बात करें जिनको आपके सामने होना चाहिए, जिनको आपको डिस्कस करना चाहिए, तो मुझे कुछ इस तरह की बातें बताओ जो इस वक्त इस स्लाइड में आपके सामने नहीं लिखी हुई और आप ग्रेगर मेंडल के बारे में जानते हो, ठीक है, या जॉन मेंडल के बारे में जानते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ कि कौन सा ईयर है जो आपके बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है। वो चीज़ें मैंने इंटेंशनली यहाँ पर नहीं लिखी हुई ताकि वो मैं आपसे पूछूँ। यहाँ पर ईयर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ करीब करीब की बात की गई है। रीडिस्कवरी कब हुई थी, किस साल में मेंडल ने इसको स्पेसिफिकली अपनी इन फाइंडिंग्स को पब्लिश कर दिया था रिसर्च पेपर में, ये बताओ मुझे। कौन सा ऐसा ईयर था जिसमें मेंडल ने अपनी ये जो फाइंडिंग्स थी इनको पब्लिश कर दिया था। ईयर ऑफ मेंडल की फाइंडिंग की पब्लिकेशन, वो कौन सा था। अच्छा, 1853। आप नोट डाउन कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, आप मज़े की बात चेक करो कि कितने जवाब आ रहे हैं। 1853, 1860, 1956, 1866, 1860s। जिसका जो दिल चाह रहा है वो जवाब डार्विन का एरा। माशाल्लाह, ये जो तो डार्विन के एरा में बैठा हुआ है ना। अच्छा ठीक है, और कुछ, और किसी का कुछ, ठीक है, डार्विन का एरा, ये वाली बात भी, ये वाला पॉइंटर भी मुझे ठीक है, सही है, ये भी है। और कुछ 1853। अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड्स इसके अंदर थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि हर बोर्ड के अंदर ये बात नहीं लिखी गई है। किसी बोर्ड के अंदर ये बात लिखी गई है कि ग्रेगर मेंडल की ये फाइंडिंग्स उसको कब पता चली, किसी बोर्ड के अंदर ये बात लिखी गई है कि उसने इसको पब्लिश कब किया। अगर इन फाइंडिंग्स के पता करने की बात करें तो फाइंडिंग्स इसकी इस टाइम पर थी, लेकिन पब्लिकेशन का टाइम 1866 है। 1866 में इसने अपनी इन फाइंडिंग्स को एक रिसर्च पेपर बनाकर पब्लिश कर दिया था, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड्स जो भी ईयर लिखा हुआ है, करोगे क्या अभी कि उससे पीछे लाइन को पढ़ो, पूरी लाइन को पढ़ो कि उस लाइन के अंदर क्या बात लिखी गई है। क्या उसके अंदर ये लिखा गया है कि पब्लिश कब किया था, या उसके अंदर ये लिखा गया ये फाइंडिंग उसको कब हुई थी, कब उसको ये चीज़ पता चली थी, जब कब उसने कन्फर्म कर लिया था। तो एक ये पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम आगे बात करें कि अच्छा इसके अंदर मज़ीद क्या बातें की जा सकती हैं, क्या बातें पूछी जा सकती हैं, क्या फ़ायदा हुआ इन सारी की सारी फाइंडिंग्स का, तो ये वो फील्ड है जिसके अंदर फ़ायदा हुआ, डेवलपमेंट हुई बायोलॉजिकल साइंसेस की। किस फील्ड के अंदर, कि जब मेंडल ने अपनी डिस्कवरीज़ को शेयर किया तो फर्स्ट टाइम एवर इस तरह से शुरू हुआ कि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर क्वांटिफिकेशन की बात हुई, यानी नंबर्स के अंदर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने की बात हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं ये रेशोज़ अगर आपके सामने लिखती हूँ 9:3:3:1, तो आप इस रेशो को जानते हो, और जैसे ही ये इसको हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में फौरी तौर पर एक बात आती है विच इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अनम आप पूछ रहे थे मैं लिखूं या ना लिखूं, तो आई वुड से कि ये बातें लिखते जाओ, क्योंकि ये बातें आपको दोबारा से सुनने के लिए फिर से इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आई वुड बी हाईली सजेस्टिंग यू कि हाँ, जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ज़रूर रिविजिट करो, ज़रूर इस वीडियो को आके बार बार देखना, लेकिन अभी के लिए इन पॉइंटर्स को लिखते जाओ, क्योंकि अभी आप अपनी पूरी अटेंशन मुझे दे रहे हो, अभी आप पूरी तरह से सुन रहे हो। फिर जैसे हम 3:1 लिखते हैं तो आपको ये बात पता चल जाती है, अच्छा 3:1 का मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन की बात हो रही है, या ये उस वक्त की बात हो रही है जिस वक्त मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक ट्रेट की बात की जा रही है। तो ये जो बातें थी, इस पॉइंट का ये मतलब है एग्जैक्टली जब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि जी फिज़िकल एविडेंस की बात करते हैं, जिस वक्त हम क्वांटिफिकेशन की बात करते हैं, तो उस वक्त असल में इन एक्चुअल सेंस बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर क्या बात हुई थी, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम लोग ये सब कुछ देखने लग गए थे, ठीक है। अच्छा, मेंडल का काम रीडिस्कवर हुआ तो कौन से वाले बॉटनिस्ट इन्वॉल्व थे, ये अगेन फिर से मैं कह रही हूँ एसटीबी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देख लें कि अच्छा इसके साथ मजीद कौन से लोग थे जिन्होंने वापस इसके काम की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया, या इसके काम की इंपॉर्टेंस को हमें फिर से बताया कि अच्छा ये सारी की सारी चीज़ें जो इसने डिस्कवर की थी दे वर इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। जेनेटिक बेसिस क्या थी हेरिडिटी की, या मेंडल इसके बारे में क्या बात कहता था, मेंडल ने क्या चीज़ डिस्कवर की, दैट मेंडल्स हेरिडिटरी फैक्टर्स, जो कि क्या चीज़ हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी किया हुआ था कि मेंडल के हेरिडिटरी फैक्टर्स कौन से हैं, तो मेंडल के हेरिडिटरी फैक्टर्स जीन्स हैं, ठीक है।
दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर, या अभी इस वक्त मैं एक क्रोमेटिड अगर ड्रॉ करूँ तो इसके ऊपर प्रेजेंस ऑफ जीन्स की बात मेंडल ने करनी शुरू की थी। अच्छा, दिस एस्टैब्लिश्ड अ फिजिकल बेसिस फॉर जेनेटिक्स की फील्ड, जेनेटिक्स एज अ फील्ड उसकी बेसिस आई। अच्छा, इसको एज अ फील्ड पढ़ा जाना शुरू हुआ। लिंकिंग इट टू क्रोमोसोमल बिहेवियर, ऑफ कोर्स इसके अंदर सारी की सारी डिस्कशन जो भी आप पढ़ते हो वो क्रोमोसोमल या क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो। अगर हम बात करें कि मेंडल के काम की, अच्छा उसका नाम, उसकी जो आपने उसकी फाइंडिंग्स की ईयर को देख लिया, उसके फाइंडिंग से हमें क्या फ़ायदा हुआ हमने उसकी बात कर ली, इसने काम क्या किया। तो उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में भी डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और उसके बारे में भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आपको ये ना पता हो कि जब कोई पूछे तो आपको पी पे किया था, कुछ काम किया था, हमें ये नहीं पता क्या काम किया था। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, उसने गार्डन पी को यूज़ किया था, क्यों यूज़ किया था, उसके पीछे ये 5 पॉइंट्स हैं। इनको इस तरह से लिख लो कि अगर इन एमसीक्यू आए और उसके अंदर 4 ऑप्शन हों और एक्सेप्ट वाला एमसीक्यू आए, इसमें से किस तरह का एक एमसीक्यू आ सकता है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा करके एक्सेप्ट लिखा होता है, नॉट अ करेक्टरिस्टिक वाला एमसीक्यू। इस तरह का कोई एमसीक्यू आए तो आपको ये बात पता हो कि हमने आइडेंटिफाई करके किस तरह लिखना है। सबसे पहली फ़ायदेमंद बात क्या थी, आपको ये बात पता होगी कि मेंडल वॉज ऑल्सो अ प्रीस्ट, वो एक प्रीस्ट भी था, तो उसको बिल्कुल अपनी जो चर्च जहाँ पर वो काम कर रहा था वो और उसको बोटेनिकल गार्डन दोनों बिल्कुल आसपास दिख रहे थे, और उसकी एक्सपेरिमेंटल लैब भी वहीं पर थी। तो सबसे पहला तो ईज़ उसके लिए ये था कि उसके लिए पी को कल्टिवेट करना उस ग्राउंड में बहुत आसान था। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग फॉर मेंडल वॉज कि पी वॉज ईजी टू कल्टिवेट फॉर हिम। फिर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन वाली वो एबिलिटी थी इस पी के प्लांट के अंदर जो मेंडल को चाहिए थी, जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर सकता था जब उसने सेल्फ पॉलिनेशन करानी है, उसके बाद जब उसने क्रॉस पॉलिनेशन करानी है, वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था। फिर लार्ज फ्लावर्स जिनकी वजह से आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करानी हो, उसमें भी फैसिलिटेशन हो रही थी। क्लियर कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, जो जो करेक्टरिस्टिक चाहिए वो आपको, उसके किस तरह के ट्रेड्स मिल रहे थे, उसके आपको 2 तरह के ट्रेड्स मिल रहे थे। आपको ग्रीन कलर चाहिए सीड का, या आपको येलो चाहिए, आपको रिंकल चाहिए या आपको विदाउट रिंकल्स चाहिए, आपको क्लियर पॉट चाहिए, जिस तरह के आपको करेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे। हाइट में आपको टॉल प्लांट चाहिए, आपको शॉर्ट प्लांट चाहिए, ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको डिस्टिंग्विश्ड 2 करेक्टरिस्टिक्स में दिख रहे थे। ठीक, अनलेस के उसने इस पर एक्सपेरिमेंटेशन करनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद उसको मजीद करेक्टरिस्टिक्स दिखे, उनकी हम बाद में बात करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाकर उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स मुझे क्यों दिख रहे हैं, और तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की किस तरह से बात शुरू हुई, उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या चीज़ दिखती है कि जी एक और खूबी जो पी में थी वो क्या थी कि इट प्रोड्यूस फर्टाइल हाइब्रिड्स सिंप्लीफाइंग कॉन्टिन्यूड एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इसने एक दफ़ा करके काम ख़त्म नहीं करना था, इसने कॉन्टीन्यूसली इस काम को चलाते जाना था। काम के बारे में मज़ीद बात करें, क्या तरीका था, किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया, इसने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया। अच्छा, सबसे पहला काम इसने ये किया कि इसने प्लांट किया पीस को विद ही प्लांटेड पीस विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ दीज ट्रेड्स इन नेक्स्ट जनरेशन, फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद ही फोकस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपको बताया गया, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रीन वर्सेस येलो सीड का कलर। आपको अगर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाए, ट्रेट्स के बारे में पूछा जाए कि कौन सी ट्रेट्स हैं जिनको आप डिस्कस करता है जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, तो सीड का कलर, फिर उसके बाद सीड का कोट रिंकल्ड है या स्मूथ है, हम इन 2 करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादातर अपनी डिस्कशन को बेस करते हैं। देयर वाज 7 डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो मेंडल ने देखी थी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर कोर्स सिंप्लीफाई करके, क्योंकि इस वक्त पर्पज़ आपके कोर्स की किताब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को डालने का ये नहीं था कि आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ाया जाए, बल्कि ये था कि आपको जेनेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ बता दिया जाए। तो आपके पास कौन सी 2 ट्रेट्स हैं, कौन से 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं, जिनको आप देख रहे हो, सीड का कलर और सीड का कोट है। फिर उसके बाद इसने इन सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स के रिजल्ट्स को मेंटेन किया, रिकॉर्ड करके उन सबको रखा। फिर इसने क्या किया, रिपीटेड वेरिफिकेशन की, जो अगर किसी बच्चे को याद है तो वो यहाँ पर एक डैश और यहाँ पर मैं क्रॉस लिख देती हूँ ताकि आप मुझे जल्दी से इसका एक वर्ड के अंदर आंसर बताओ कि ये वेरिफिकेशन किस तरीके से की जा सकती है, और इसके लिए मेंडल ने क्या चीज़ यूज़ की थी। अगर किसी को इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, उसमें से भी आधा मैंने लिख दिया है, तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी फाइंडिंग ठीक है या नहीं, उस क्रॉस का क्या नाम होता है, जल्दी से बता दो मुझे। अच्छा, कितने मज़े की बात है कि अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी ये पूछने लगे कौन से बोर्ड का कौन सा पॉइंट है। अभी पहले अपने अपने बोर्ड के पॉइंट्स को सेग्रीगेट करने की जगह पूरी बात सुन लो, फिर उसके बाद अपने अपने बोर्ड के हिसाब से सब कुछ
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। टेस्ट क्रॉस, एग्जैक्टली टेस्ट क्रॉस है जिससे हम लोगों को क्या चीज़ पता चलती है कि वेरिफिकेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, हम वेरीफाई कर लेते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। आज के दिन तक भी ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ तब नहीं हो रहा था, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। लास्ट स्टेप रेपिटेशन और वेरिफिकेशन थी। वाकई जो फाइंडिंग्स मुझे दिख रही हैं वो ठीक थी या वो ठीक नहीं थी। ठीक, अच्छा, डिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन लॉज, ये सब करने के बाद, इस पूरी स्टडी को करने के बाद मेंडल को क्या मिला? मेंडल को 2 लॉज मिले। इन एक्चुअल सेंस 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड ये 3 लॉज हैं, लेकिन आप क्या पढ़ते हो? आप इनमें से 2 लॉज के ऊपर बेसिकली फोकस कर रहे हो, तो जिसमें एक आपका सेग्रीगेशन का, एक आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है। ठीक है, इनको हमने आगे जाकर डिटेल में पढ़ना है, तो इस वक्त इनको उस तरह से पढ़ने हैं, उसको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इन पर बेस्ड है, तो इसको पढ़े बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। एक और फाइंडिंग क्या थी कि हाँ, जहाँ हम डोमिनेंट चीज़ों की बातें कर रहे हैं वहाँ एट द सेम टाइम देयर समथिंग नोन एज रिसेसिव। अगर कोई ट्रेट डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऑपोजिट को भुलाया जाए या उसके ऑपोजिट को आप भूल जाओ। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जाके ख़ास तौर पर हमें पता चलता है कि रिसेसिव ट्रेट बेचारा मासूम इतना भी रिसेसिव नहीं है। ठीक है, और जब वो इस पोजीशन के अंदर आएगा कि किसी के पास अलील्स ही रिसेसिव ट्रेट के होंगे और वो होमोजाइगस इन रिसेसिव ट्रेट्स होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि रिसेसिव ट्रेट भी अपेयर होगा। तो आप इसको भी, जब भी कभी आपसे फाइंडिंग्स का पूछा जाए, डिस्कवरीज का पूछा जाए, अच्छा जी मेंडल को क्या क्या कुछ मिला था उसकी फाइंडिंग्स के अंदर, तो आप इन पॉइंटर्स को याद रखोगे, लॉज के हिसाब से कुछ बातों को याद रखोगे, और रिसेसिव ट्रेट्स की अगर कभी ऑप्शन आ जाए तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डोमिनेंट ट्रेट्स का भी पता चला था, लेकिन साथ में रिसेसिव ट्रेट्स का भी पता चला था। ऑफ कोर्स दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन कभी कभार एमडी कैट के स्टूडेंट्स हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ऑब्वियस, बहुत सामने वाली बातों में बहुत बड़ी बोंगी मार के आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एमडी कैट का स्टूडेंट। अगर जिस तरह हमने पीस की करेक्टरिस्टिक की थी, हम एमडी कैट के स्टूडेंट की करें तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर ये होता है कि आसान चीज़ हम परफेक्टली गलत करनी जानते हैं। ठीक है, और उस पर अपना पूरा दिमाग खर्च कर देते हैं, सारे का सारा दिमाग लगा के आ जाते हैं कि अच्छा हाँ ये था या ये नहीं था। तो कॉमन सेंस की चीज़ें भी इसलिए आपके सामने रख दी हैं और लिख दी हैं कि आप इनको भी अच्छे तरीके से समझ लो। फिर आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस की पॉइंटर्स के अंदर एक बात उसने और की हुई है, जैसा वर्क ऑफ मेंडल के ऊपर उसने बात की कि मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, फाइंडिंग्स क्या थी मेंडल की, मैं इस पर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। इसी तरह से एग्जामिनर ने ये कहा है कि मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हालांकि ये टॉपिक एज सच मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से इसी तरह से किसी भी बोर्ड के क्रॉस नहीं लिखा हुआ। ठीक, लेकिन ये बातें आपको इसलिए पता होनी चाहिए, आपको इस तरह से इसलिए आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि आप इन लफ्ज़ों को पहचान लो। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का क्या मतलब है, इस बात से हम लोगों को क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए, कौन कौन से 3 प्रिंसिपल होंगे जो इनको मेंडल ने फाइंड आउट किया होगा, क्या 3 है या 3 से ज़्यादा है। अच्छा, सामने देखने में ऐसे लगता है कॉमन सेंस की तो बात थी, मतलब यही बात पता की होगी, यही तो पता चला होगा। जब प्रिंसिपल्स की बात की जाएगी तो पहला प्रिंसिपल जो मेंडल ने फाइंड आउट किया था वो ये था कि देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। मेंडल को ये बात पता चली थी कि कोई इस तरह की ट्रेट होती है जो डोमिनेंट होती है। ठीक, डोमिनेंस कोई चीज़ है, तो इसको क्या बात पता चली थी पहली कि अच्छा डोमिनेंट ट्रेट कोई चीज़ है। जब इसकी फर्स्ट फाइंडिंग हुई थी तब इसने ये देखा था। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद ये बात पता चली थी अच्छा रिसेसिव ट्रेट भी कोई चीज़ है। उससे पहले तक क्या बात पता थी, डोमिनेंट ट्रेट इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन इट्स वेरी ट्रू फॉर्मेट, हमें डोमिनेंट ट्रेट एक दिखती है। दूसरा प्रिंसिपल अगर कहें या कहें कि मेंडल की फाइंडिंग क्या थी या फिर इसका प्रिंसिपल क्या था, इसको सेग्रीगेशन का पता चला, जिसका क्या मतलब है कि गैमीट की फॉर्मेशन के टाइम पे अलील्स, किसी भी ट्रेट के लिए जो अलील्स होती हैं दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ईच गैमीट कैरीज ओनली वन ट्रेट। एक ट्रेट की एक अलील हर किसके पास होगी, गैमीट के पास होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जिस वक्त इनका इनका रीयूनियन होगा तब ये बात पता चलेगी कि अच्छा डोमिनेंट कौन सी और वो अपेयर हो जाएगी। लेकिन इस प्रिंसिपल में उसको क्या बात पता चली थी, ये स्पेसिफिक बात कि हर ट्रेट की एक अलील एक गैमीट के पास होगी। क्योंकि अभी आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस लेवल के ऊपर मल्टीपल अलील्स के ऊपर वो नहीं फोकस करके बैठा हुआ। मेंडल को ये बात नहीं पता जिस वक्त वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है 1866 में बैठ के, बेचारा 1853 में फाइंडिंग्स कर रहा है, अभी किसी को जेनेटिक्स का ही नहीं पता है। और उस वक्त बैठ के अगर मेंडल सोच रहा है तो मेंडल कैसे ये बात सोच सकता है कि अभी वो डोमिनेंट ट्रेट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसको ये भी पता हो कि यार ऐसे भी होता है कि एक चीज़ की एक अलील नहीं होती बल्कि काफ़ी सारी अलील्स मिलकर कोई एक चीज़ आपके सामने शो अप कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टाइप, फॉर एग्जाम्पल योर आई कलर, फॉर एग्जाम्पल हमने सेक्स लिंकेज के साथ आई कलर देखा ड्रोसोफिला में, उसकी बातें आगे करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट साथ साथ रिलेट करके पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जाकर फिर क्या होता है कि वहाँ पर जाकर फिर तुम लोग ये कहते हो कि ये बातें उन बातों से अलग है।
ये बातें उन बातों से अलग नहीं होती, सारा चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। और इससे पहले एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि आप क्रोमोसोम्स और डीएनए के चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ चुके होगे, आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं थोड़ी सी रिवीजन अभी कुछ देर में करा देती हूँ, ताकि इससे पहले कि वो बेहोश हो जाएं, हम उससे पहले पहले उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स कर दें। लेकिन ये टॉपिक्स फ़िलहाल इस लिहाज से कवर अप कराना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपके जहन के अंदर क्वेश्चंस थोड़े बहुत जनरेट होने शुरू हों, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन पता चल गया, ठीक है। अभी इसको ये बात पता चल गई कि क्या होता है कि जिस वक्त क्या इसको कहते हैं, जिस वक्त हम एक गेमीट को देखते हैं तो एक गेमीट के पास तो एक ट्रेट की एक अलील होती है, और उसके बाद फिर हम लोगों को ये बात पता चलती है कि F2 जनरेशन के अंदर जाके री इमर्जेंस होती है रिसेसिव ट्रेट्स की, जिसकी मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि यहाँ पहली फाइंडिंग इसकी रिसेसिव ट्रेट के बारे में नहीं, सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट के बारे में थी। फिर उसके बाद इसको जाके पता चला अच्छा रिसेसिव ट्रेट भी कोई चीज़ होती है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को इस तरह से पढ़ो। फिर उसके बाद तीसरी जो फाइंडिंग थी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जिसका क्या मतलब है, genes for different traits are sorted separately from one another so that the inheritance of one trait is not dependent on the inheritance of other trait। एक ट्रेट का दूसरी ट्रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या देखा था, रिंकल्ड यानी सीड कोट, सीड कलर की बात करें तो आपने देखा था सीड कोट और सीड कलर में जिस वक्त मेंडल प्लांट कर रहा था और वो प्लांट्स को देख रहा था तो वो कहता है यार कोट और कलर का आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोट की मर्जी कोट में से डोमिनेंट वाला दिखेगा, कलर की मर्जी कलर में से डोमिनेंट वाला दिखेगा, यही बात हुई थी, ठीक। उस टाइम पर उसको क्या पता था कि अच्छा कोट और कलर एक दूसरे से इतने इंडिपेंडेंट हैं कि इनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगेन फिर से ये बात सुन लो, अभी सिंगल ट्रेट की बात हो रही है, अभी को डोमिनेंस मेंडल को नहीं पता। आप सियानों को अभी ये सारी बातें पता हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप सियाने बिल्कुल पागल हो जाते हैं जिस वक्त ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। मेंडल को नहीं पता मल्टीपल एलील क्या है, मेंडल को नहीं पता को डोमिनेंस क्या है, मेंडल को सिर्फ ये बात पता है कि अच्छा एक ट्रेट एक अलील, एक अलील अपने अपने गेमीट के पास चल जाती है, सेल कंबाइन करता है, डोमिनेंट वाली अपेयर हो जाती है, दैट्स इट। एंड उसको पता चला नहीं नहीं रिसेसिव वाली भी आती है जब होमोजाइगस सिचुएशन बनती है। कहानी ख़त्म, मेंडल की फाइंडिंग्स यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। मेंडल को इसके आगे वाली बातें नहीं पता, कौन सी वाली बातें उसको नहीं पता, इसके बाद क्या होता है, अच्छा ट्रेट्स एक दूसरे के साथ इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर रही होती है, ठीक है। ये वो बातें हैं जिनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि मेंडल वॉज लकी, मेंडल बहुत लकी था क्योंकि उसने इस तरह का पौधा कह लो चुना, या ये कह लो कि उसने उसकी ने फाइंडिंग्स या ट्रेट्स ऐसी वाली उठाई जिनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं थी। दो डिस्टिंक्ट ट्रेट्स थी, मतलब आँख का रंग है, माँ बाप में से देखा जाए ये इंसानों में देखा जाए तो जी ब्लू और ब्राउन आइज़ होंगी, तो बच्चे के बीच में से डार्क ब्राउन कलर की भी निकल आती, ग्रे भी आ सकती हैं। अब ग्रे आइज़ कहाँ से आ गई, ठीक है। अब हम लोगों को ये बातें पता हैं, लेकिन उस टाइम पर जब उसने ट्रेट के लिए, ट्रेट्स को पढ़ने के लिए, जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए जब उसने किसी ऑर्गेनिज्म का इंतखाब किया कि भाई कौन सा वाले ऑर्गेनिज्म को पढ़ूं, तो ऑफकोर्स वो सबसे पहले ह्यूमन बींग का तो नहीं कर सकता था, उसको क्रोमोसोम नंबर और ये वाली सारी चीज़ें ही इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही थी। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म जो उसको सामने मिल जाए और वो इजीली उसकी कंट्रोल कर सके, उसको कल्टीवेशन को इजीली कंट्रोल कर सके, फाइंडिंग्स इजीली उसमें से देख सके, अपने लैब में उसको जाके आसानी से टेस्ट कर सके, उसकी जर्मिनेशन जल्दी से हो जाए, उसको टाइम ना लगे, उसकी अगले वाले क्रॉस के क्या इसको कहते हैं पूरी तरह कल्टीवेट करने में, उसने वो वाला ऑर्गेनिज्म चुना, ठीक। ये कहानियाँ सुनाना, आप लोगों से ये सारी बातें करना इसलिए ज़रूरी है कि होता क्या है, जब आप अपने पर्चे में बैठे होते हो ना, तो आप लोगों को ये बातें ज़रूर याद आ रही होती हैं, ये स्टेटमेंट मैंने फ़लाँ पेज की फ़लाँ जगह पे साइड पे लिखी हुई तीसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइन में पढ़ी थी, बात क्या थी याद नहीं आता, ठीक है। और ये वो चीज़ है जो मेरी खुद की फाइंडिंग है इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने मल्टीपल टाइम्स देखते हुए, और आप लोगों के सारे फीडबैक को मल्टीपल टाइम्स सुनते हुए। मैनी अमंग यू कैन रिलेट टू इट, आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ के ऊपर दे कैन काउंट ऑन इट कि हाँ वाकई ऐसे ही होता है। एग्जाम में बैठ के लाइन देख के सब कुछ याद आ रहा होता है सिवाय करेक्ट आंसर के, ठीक। जब ये बातें सुनोगे ना बार बार बैठ के, तो आप लोगों के लिए सहूलत इस चीज़ की होगी कि एट द मैक्स आप इन बातों को स्टोरीज़ के साथ रिलेट करके और लॉजिक के साथ रिलेट करके अपने भेजे के अंदर बिठा सकते हो, क्योंकि ये वो चैप्टर है या ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें तुम लोगों का रट्टा काम नहीं आएगा। और इस बात की मुझे दिली खुशी होती है, ठीक है, कि ये वो चैप्टर है जिसके अंदर रट्टा काम नहीं आता। समझ आई है बात की, आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लोगे। समझ नहीं आई बात की तो आप बोंगियाँ मारते रहोगे हमेशा, ठीक। समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, समझना बहुत आसान है, ठीक है। आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो, आप इसको बहुत इजीली रिलेट कर सकते हो, सिंपल सिंपल सादा सादा बातें। अभी तक मैंने कोई फ़लसफ़े की बात नहीं की। इनफैक्ट इस वक्त करंटली आप जितने लिसनर्स बैठे हुए हो, यू गाइज हैव मोर नॉलेज देन मेंडल एट दैट टाइम अबाउट जेनेटिक्स।
द प्रॉब्लम इज़ ज़्यादा इल्म तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, ज़्यादा इल्म मिल गया इसलिए कन्फ्यूजन्स बढ़ गई हैं, ठीक है। तो मेंडल के प्रिंसिपल के बारे में एग्जामिनर ने कभी भी पूछा कि मेंडल ने कौन कौन से प्रिंसिपल, भी मेंडल का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है बता दो। एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले उसको क्या पता चला, डोमिनेंट ट्रेट का, रिसेसिव उसको नहीं पता थी। फिर उसको पता चला सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन से उसने आइडेंटिफाई किया कि यार सेग्रीगेशन से तो मुझे ये बात समझ आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई रिसेसिव ट्रेट भी है, ठीक। फिर रिसेसिव ट्रेट तो उसको अपेयर होकर दिखाया, फिर उसके बाद उसको एक और बात, आखिरी बात उसको क्या पता चली कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, एक ट्रेट का दूसरे ट्रेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इसके प्रिंसिपल्स की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब वो सारे के सारे अफराद जो कल कमेंट में कमेंट्स कर रहे थे और जो कल जो है वो किसको कहते हैं, मुझसे ये वाली बात पूछ रहे थे, सबसे पहले तो ये बता दें जीन क्या होती है, ठीक है। ये वो साइंसदान है जो एमडी कैट से 3 दिन पहले और आज बायोलॉजी का पेपर अटैम्प्ट करने के बाद भी ये बात पूछ रहे हैं जीन होती क्या चीज़ है। पहले तो सबसे ये बता दो कि जीन क्या चीज़ होती है, ठीक। उनके लिए ये स्पेसिफिक स्लाइड और अगली इससे 2-3 स्लाइड्स, जिनको क्रोमोसोम और डीएनए पढ़ने की तौफीक नहीं मिली हुई है, उन्होंने बिल्कुल, उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके सामने जो इस किस्म की का स्ट्रक्चर बार बार आता रहता है, ये क्या चीज़ है, ये क्रोमोसोम है। इसको क्या कहते हैं, एक क्रोमोसोम कहते हैं। इसकी ये पोजीशन क्या होती है, इसकी ये एग्जैक्ट चीज़ क्या होती है, और जिसको मैं मार्क आउट कर रही हूँ इसको क्या कहते हैं, ये जल्दी से कोई बच्चा इनको बताता जाए, इसको मैं ए बी इन सब चीज़ों को मैं लेबल करती जाती हूँ, ठीक है। फिर लोकस की ही प्लूरल फॉर्मेट को लोकाई कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हेयर कलर और इसकी बात की जाए तो फिर मैं स्पेसिफिक चीज़ को भी आपको बताती हूँ कि ये क्या है। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ। फ्रोज़न बग का ये फेवरेट चैप्टर है, मेरा भी ये फेवरेट चैप्टर है, आई लव दिस चैप्टर। मुझे ये बहुत बहुत जो है ना वो किसको कहते हैं, ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर लगता है। जीन्स, नूर ने आंसर किया स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। जीन्स आर बेसिक यूनिट, राजपूत ने आंसर किया है जीन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, अच्छा, जीन्स आर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। ए सेंट्रोमेयर है, ज़बरदस्त। बी आर्म्स हैं, 7 ज़बरदस्त आर्म भी हैं, लेकिन आप इसको क्रोमेटिड्स, जिस तरह मिनाहिल ने बोला है, जिस तरह साइमा खालिद ने बोला है, क्रोमेटिड ज़्यादा बेहतर वर्ड क्रोमेटिड है, ठीक है। तो क्रोमेटिड ज़्यादा बेहतर वर्ड है, आपने उसको याद रखना है, क्योंकि दैट इज़ द स्पेसिफिक टर्म, ठीक है। आर्म्स और ये सब पढ़ना ठीक है, सही है, इसको भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो परफेक्ट और मकबूल, अगर आप यू हेट दिस चैप्टर तो आई कैन से यू कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद यू वांट। अच्छा, जब हम क्रोमोसोम की बात करें, जब हम जीन की बात करें, और जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हैं, ट्रेट की बात करते हैं, या इन चीज़ों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर किसी बच्चे को स्ट्रगल हो रही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम इस चीज़ को अभी क्लैरिफाई कर लेते हैं। जीन क्या होती है और फिर ट्रेट क्या होती है और इस बात का फ़र्क क्या है। देखो, आपके पास आपके क्रोमोसोम में ना इस वक्त करंटली जितने भी यूज़र्स बैठे हो, मुझे ये बताओ, इस वक्त जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उनके अलावा आप में से कितने लोग इस तरह के हैं जिनके जो ईयर लोब्स हैं, ईयर लोब्स, अब आई होप सो कि आप सबको पता है, आप सब में से कितने लोग इस तरह के हैं जिनके जॉइंटेड हैं, और कितने लोग इस तरह के जिनके सेपरेट ईयर लोब्स हैं, ठीक। ईयर लोब सेपरेट और जॉइंटेड होने का क्या मतलब है कि आपका कान इस तरह कितने लोगों का है, ठीक, कि आपका ईयर लोब आपके एक नेक की स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, और आप में से कितने लोग इस तरह के जिनका इस तरह का ईयर लोब है। ये अब अलग चीज़ है कि ए और बी में से आपके ईयर लोब्स कैसे हैं, उसको बताओ। इन द मीन टाइम, जब तक आप आंसर करते हो, मैं आपको इस चीज़ को इस तरह से रिलेट करके बताती हूँ कि आपके जो, आप सब ह्यूमन बींग्स इस वक्त जो मुझे सुन रहे हो, आई होप सो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही सुन रहे हैं, तो आप सब जब मुझे इस वक्त सुन रहे हो, आप सबके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। उन क्रोमोसोम्स के अंदर आपके जो क्या इसको कहते हैं, सारे ट्रेट्स, या जिसको आप क्या कहते हो, आपके सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स, और कौन से वाले करेक्टरिस्टिक्स, आप सबके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जो कि सब के सब करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब की एक कोडिंग है जो आपके क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद थी। वो कोडिंग आपके पास तब आई जब यू वर अ सिंगल सेल, जब तुम सब लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल थे, तब आपने इनहेरिट कर ली वो कोडिंग। किससे इनहेरिट की? फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक, फ्रॉम योर मदर एंड फ्रॉम योर फादर। उन लोगों ने उससे पहले इनहेरिट की थी, किससे? फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। और उन्होंने किससे इनहेरिट की थी? इसी तरह उनके पेरेंट्स है। और आप इसको प्रोलॉन्ग करके इसको लेकर जा सकते हो कहाँ तक? जब पहला ह्यूमन बींग था, उस ह्यूमन बींग तक आप लेकर जा सकते हो, अ पेयर ऑफ ह्यूमन बींग जो पहले सबसे दुनिया पर आए थे, आप उन तक लेकर इन सारी की सारी चीज़ों को लोकेट करके लेके जा सकते हो। जब आपने किसी ट्रेट को किसी जीन को इनहेरिट किया, वो जीन किस फॉर्म में होती है? एक कोड की फॉर्म में होती है, ठीक है। जस्ट उस तरह का कोड, बिल्कुल उस तरह का कोड जिस तरह आप सब लोग जैसे ही अपने फ़ोन के अंदर, अपनी ऐप के अंदर कोई पेमेंट करने लगते हो तो आपके पास एक OTP आता है। वो OTP
पेमेंट नहीं होती। जिस तरह अब वो 6 डिजिट आपके पास इस तरह करके स्टार दिख रहे होते हैं बाकी सबको, या डॉट्स दिख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि इन 5 डिजिट्स में, इन 6 डिजिट्स में अंदर क्या, अच्छा 652134 ये वट एवर जो भी कोई कोड आया हुआ वो है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप इसको एंटर करते हो और इससे क्या होता है, वट एवर अमाउंट चाहे आपने वो 50 रुपये लिखी हो, वो 50 रुपये ट्रांसफर हो जाते हैं किसी को भी, ठीक है। OTP और उस सारी चीज़ से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो, क्योंकि दैट इज़ द कोड विच दिस जनरेशन, आवर जनरेशन इज़ फेमिलियर विद। इसी तरह आपका एक कोड है। अब अगर आपके बालों का रंग आपके ईयर का लो, फॉर एग्जांपल ए है, तो आपके पास 2 तरह का कोड था आपके क्या इसको कहते हैं, आपके जो आपका DNA है उसके ऊपर 2 तरह का कोड था। किस तरह का कोड था, एक आपके उस तरह के ईयर का जिस तरह का आपकी मदर का है, एक उस तरह के ईयर का जिस तरह का अपने आपके फादर का है। आज के दिन में बगैर ऑकवर्ड किए अपने पेरेंट्स को उनके कानों को गौर से देखना, ठीक है, उनको ऑकवर्ड किए बगैर पास बिल्कुल बैठ के उनके कानों को, उनकी आंखों के रंग को, इन सारी चीज़ों को गौर से देखना और फिर अपने आप के ऊपर भी गौर करना। और अगर कोई पूछे तो उससे कहना MCAT की तैयारी ऐसे ही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करते हुए देखकर ये देखना कि उनके कान किस तरह के हैं और आपके कान किस तरह के हैं, ठीक। जो फिजिकल अपेयरेंस अपने कानों की आप इस वक्त देख रहे होगे, या जो आप अपने पेरेंट्स से डिफ्रेंशिएटेड देखोगे, आपको फिजिकली देखकर ये बात पता चल जाएगी, अच्छा आपके कान उनसे सिमिलर हैं या डिफरेंट है, सिमिलर हैं या डिफरेंट है। अगर आपके कान उनसे सिमिलर हैं, दैट मीन्स इट कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ ज़्यादा आपके कान मैच करते होंगे, दूसरे के साथ नहीं करते होंगे। इसका मतलब ये है कि एक डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स थी आपके पेरेंट्स के पास, किसी के दोनों में से फादर या मदर में से किसी एक के अटैच थे, किसी एक के सेपरेट थे, ठीक। और आपके पास उनमें से अटैच्ड या सेपरेट दोनों में से जो भी आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद दूसरे वाला के सिनेरियो, ठीक। अगर दोनों के एक जैसे थे तो आपके कान भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। जस्ट लाइक दैट देयर इज अ ग्रूव हेयर, आपके ये जो चिन होती है उसके ऊपर आप एक यहाँ पर एक डिप्रेशन देखते हो, ठीक है। आई हैव दिस डिप्रेशन इन माई चिन, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पेरेंट्स में से आई गॉट दिस फ्रॉम माई फादर्स साइड, ठीक है, ये ग्रूव मेरे फादर के पास है, दिस इज़ नॉट विद माई मदर। तो इस ये क्या चीज़ है कि ये उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए, उनके चेहरे की साख्त को देखते हुए मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। आप भी करते हो ये सारी हरकतें अपने पेरेंट्स के साथ, नाक इसके जैसी है, आंखें उसके जैसी हैं। ट्रेट उस स्पेसिफिक चीज़ को कहते हैं जो आप किसी भी बच्चे में देख के, अपने आप में देख के आइडेंटिफाई करते हो कि ये किसके साथ मिल रहा है। और आप इमीडिएटली, मतलब आप इवन एक अनपढ़ इंसान को भी ये करते हुए देखोगे जिसको जेनेटिक्स की जी का भी नहीं पता, ठीक है, उसने जेनेटिक्स कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, लेकिन आप उसको क्या करते हुए देखते हो, आप उसको इमीडिएटली बच्चे को हाथ में पकड़ते देखते हो, मारते नहीं गया, ठीक है, या फिर कंप्लीटली मारते गया, ठीक है। यू लिसन टू दीज स्पेसिफिक थिंग्स अराउंड यू। तो आपको ये बात पता है कि अच्छा इसके पीछे बेसिक्स क्या हैं। जस्ट लाइक दैट मेंडल वॉज फाइंडिंग आउट कि अच्छा इस सारी चीज़ के पीछे बेसिक्स क्या हैं। वाई एम आई शेयरिंग ऑल ऑफ इट विद यू, ये लफ्स प्रॉब्लम करता है बच्चों के लिए कि ट्रेट क्या चीज़ होती है, जीन क्या चीज़ होती है, क्रोमोसोम के ऊपर। अभी भी इवन अगर बिलीव यू मी मैं कुछ बच्चों से इनके बारे में क्वेश्चंस करूँ तो आप एक दूसरे के साथ इस बात को के ऊपर बहस करनी शुरू कर दोगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होती, ये स्पेसिफिक, ये तो कुछ और चीज़ होती है, मुझे तो उसकी कुछ और समझ आई हुई है, ठीक है। इन लफ्ज़ों को अपने लिए क्लियर करके रखना। अच्छा, अब आपके सामने एक MCQ है और उस MCQ को अगर आप देखो तो चीज़ों की उनके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। जीन की अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप बता चुके हो बेसिक हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर आपके सामने किस तरह का MCQ आए और आप इस MCQ को सॉल्व करो तो व्हाट वुड यू से अबाउट इट कि ये जो MCQ है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ। हद हो गई है वैसे, मतलब ऐसी ऐसी तुम लोग ऊट पटांग बातें कर सकते हो ना कि मैं कहती हूँ इस तरह की ऑडियंस भी, ये ऑडियंस ही कमाल की ऑडियंस है जिसने हर चीज़ को छोड़कर उसने सबसे पहले ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। जल्दी से आंसर बताओ मुझे इसका, कि इसका क्या आंसर है, व्हाट डू यू थिंक? उस्मान टाइम चेंज हो गया भाई, हम 8 बजे पहली क्लास हुई थी, जाके दोबारा से देखो, अब 7 बजे क्लास शुरू की है, क्या हो गया? टाइम चेंज हुआ है, जो बोला था हम लोगों ने उसको, वी हैव डन दैट, ठीक। सी जीन, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको बता दिया है, जीन ही है। बाकी चीज़ों को क्यों लिखा था, ताकि अगर कोई बच्चा, किसी के जहन के अंदर कोई खराफात मौजूद है या किसी ने क्रोमोसोम DNA के चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था तो उसको इन सारी चीज़ों के भी डेफिनेशंस पता चल जाएं, क्योंकि ये वो डेफिनेशंस हैं जो आपकी इस चैप्टर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसको ये नहीं समझना कि इसका कोई MCQ आएगा तो आप ये कहने बैठ जाओ कि ये तो क्रोमोसोम्स एंड DNA में दिखा हुआ था, ये यहाँ पे क्यों भेजा है। तो इतनी कम अज़ कम आपको नो हाउ होनी चाहिए इन स्पेसिफिक टर्म्स और इनकी डेफिनेशंस के बारे में।
इसके अलावा क्या बात पता होनी चाहिए, या उस चैप्टर को अगर हम देखें तो क्या बात पता होनी चाहिए? क्रोमोसोम हम देख चुके हैं, हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस देख चुके हैं, हमें प्यूरीन्स और पायरिमाइडीन्स के बारे में पता है जो हमने पहले से पढ़ी है। और मुझे इस बात की एक्सपेक्टेशन है कि इस वक्त जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिन जिन का भी आज पेपर था, सबसे पहले तो उन लोगों को सैल्यूट जिनका आज पेपर था और वो अभी बैठ कर इस वक्त भी बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। आई प्रे इट के अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे, ठीक है? तो आप बहुत मेहनत करो तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर फल मिलेगा, ठीक? और जो ये बॉन्डिंग है, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके सामने रखनी इसलिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें तुम लोग पढ़ चुके हो। जब ये सारी चीज़ें पढ़ के इस लेवल तक पहुँचे थे ना, और उसके बाद सेल डिवीजन का भी चैप्टर पढ़ लिया था, तो उसके बाद वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का चैप्टर आया था, और फिर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स की समझ आनी शुरू हुई थी कि अच्छा जेनेटिक्स के चैप्टर को पढ़ते कैसे। सो दीज आर द थिंग्स विच आर द बेसिक्स। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं और आप आगे इस चैप्टर तक पहुंच रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर ये बेसिक्स अभी भी क्लियर नहीं है तो एक चीज़ अपने ऊपर ज़रूर करनी है, नो मैटर व्हाट आपने सेकेंड ईयर के पेपर के लिए आज क्या किया था, कौन से टॉपिक्स को कुछ छोड़ा था, कौन से टॉपिक्स को नहीं छोड़ा था, इस टाइप का स्क्रीनशॉट अपने पास लेकर रख लो। इसके ऊपर हर चीज़ को लेबल किया हुआ है, कम से कम इतनी चीज़ें ज़रूर याद कर लो, ठीक है? और इस टाइप का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो। इसके ऊपर छोटी छोटी सी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, पूछी जा सकती हैं, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लो। अगर उस पूरे के पूरे टॉपिक को भी छोड़ दे तो कम से कम इतना आता है, इसमें से कोई एमसीक्यू आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब एक और एमसीक्यू, और इस एमसीक्यू को भी सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर जाएं। हम हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस, होमोजाइगस, इन टर्म्स का क्या मतलब है, क्योंकि इन टर्म्स के ऊपर भी बेतहाशा एमसीक्यूज आते हैं और फिर ये एमसीक्यूज बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो जल्दी से मुझे ये बताओ कि हेट्रोजाइगस कौन सा इंडिविजुअल है, होता है, सॉरी अभी फ़िलहाल उसकी हम बाद में बात करते हैं। इस एमसीक्यू का क्या करेक्ट आंसर होगा आपके लिहाज से? जी हमारा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बायोलॉजी का ब्रिज बैच के स्टूडेंट्स के साथ लास्ट लेक्चर है, ठीक है? दिस इज़ सॉर्ट ऑफ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त शायद बैठे होंगे उनके लिए दिस माइट बी अ फेयरवेल वाला लेक्चर, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्या इसको कहते हैं, अभी इस वक्त इस लेक्चर को सुन रहे हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट एंड आई एम होपिंग इट कि इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैं यकीन बैच के अंदर देखूं। लेकिन स्टिल अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंटल फेज़ के अंदर हैं, उन्होंने जगह जगह जाके एक्सपेरिमेंट करना है, उन्होंने देखना है, हो सकता है कोई और बंदा मिल जाए, हो सकता है कोई और शख्स हम लोगों को पढ़ा दे, उनकी कोई कमिटमेंट्स होंगी, फिर उन्होंने सहेली या दोस्त का हाथ पकड़ के किसी और जगह पर चले जाना होता है, और फिर उन्होंने मार्केट का पूरा सर्वे करना होता है, फिर उसके बाद उन्होंने आगे कहना होता है कि हाँ चलो ठीक है, सही है, तैयारी करनी शुरू कर ही देते हैं। तो इंशाल्लाह यकीन बैच के अंदर अब मेरी आप लोगों के साथ मुलाकात हो रही होगी रिगार्डिंग आपके बाकी सारे के सारे टॉपिक्स, और हम लोग इंशाल्लाह इसको आगे से इसी तरीके से यकीन बैच के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे, इसी पेस पर कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी तरह हम लोगों की टेस्ट डिस्कशंस, टेस्ट की अटेम्पशन, लेक्चर्स, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आफ्टर यू गाइज ज्वाइन इट और आफ्टर यू गाइज विल बी इनरोल्ड इन इट, फिर हम लोगों का आप लोगों के साथ एक स्केड्यूल शेयर हो जाएगा और फिर उसके मुताबिक आपके लेक्चर्स बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग इट कि शायद कुछ लोगों को यकीन मैच में आने का शौक़ हो, ब्रिज बैच के कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हों कि उनका दिल चाह रहा हो कि वो यकीन बैच के अंदर आ जाएं। अगर तुम लोगों का दिल चाह रहा है तो बता दो, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। अगर दिल नहीं चाह रहा तो ठीक है, फिर अल्लाह के वाले ठीक है? तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर अ ट्रेट इज़ क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल। दो बातें हुई हैं, एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल वाली बात हुई है, एक होमोजाइगस रिसेसिव वाली बात हुई है, ठीक है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस क्रॉस? क्या वजह होगी, क्या मकसद होगा, क्यों किया होगा? कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो आंसर कह रहा है। इसका करेक्ट आंसर ए है। इस क्रॉस के पीछे रीज़न ये होगी कि जीनोटाइप पता करनी है जी उस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की, ये वजह होगी। हेट्रोजाइगस कौन होता है, होमोजाइगस कौन होता है, इसकी बात कर लेते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास या तो दोनों ट्रेट्स डोमिनेंट हैं, मैं ए इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग किसी के साथ भी इसको कंफ्यूज ना करो। एच लिखूंगी तो हीमोफीलिया बोलने लग जाओगे, डी लिखूंगी तो कुछ और जहन में आने लग जाएगा, इसलिए मैंने ए लिखा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दिस वुड बी अ होमोजाइगस डोमिनेंट trait in an individual, और for example this would be a heterozygous homozygous recessive trait in an individual। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों homozygous individuals हैं। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों इंडिविजुअल्स होमोजाइगस होंगे, ए और बी। इस वक्त ए और बी दोनों इंडिविजुअल्स होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं। होमोजाइगस रिसेसिव कौन सा होगा ए और बी में से? बी। ये होगा होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कौन सा होता है? एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल वो होता है जिसके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्रेट हो। ये एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, एक डोमिनेंट ट्रेट, ठीक, और एक रिसेसिव ट्रेट की एलील है उसके पास। दैट्स इट, इतनी सिंपल सी बात है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस।
अब एक और टर्म आती है जो आपको बार बार कंफ्यूज करती है, और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही जानबूझ कर दी जाती है, विच इज़ हेमीजाइगस। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में पता है तो इसका मतलब ये है कि उसने इस चैप्टर को कम अज़ कम पढ़ा हुआ है, ठीक। और उसको, ऑल्दो आई डू नॉट नो यू, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इस टर्म के बारे में पता है या नहीं पता, लेकिन आपको गायबाना शाबाश, ठीक है, कि अगर आपको हेमीजाइगस के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इस तरह की ट्रेट हो जो किसी, जिसका एक अलील, उसके हों तो दो अलील्स, ठीक, उसके उस ट्रेट के हमारे पास दो अलील्स हो, लेकिन एक अलील किसी इंडिविजुअल के पास हो और दूसरा अलील ना हो, ठीक, ऐसे इंडिविजुअल को हेमीजाइगस इंडिविजुअल कहते हैं। और ये ज़्यादातर आप सेक्स लिंक ट्रेट्स के अंदर देखते हो, ठीक, जिसमें वाई लिंक्ड या एक्स लिंक्ड ट्रेट्स आती हैं, यानी कोई भी ऐसी ट्रेट जिसका ताल्लुक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स के साथ होगा, ऐसी ट्रेट्स के अंदर आप लोगों को हेमीजाइगस इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ आया, दोबारा से सुन लेना, दोबारा से क्लियर कर लेना। और अगर किसी को समझ नहीं आया तो अभी मुझसे पूछना चाहते हो, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हेमीजाइगस की हमें समझ नहीं आई, फिर से बता दें। बच्चों, आप लोगों के लिए मैसेज भी आ गया है, आप लोग देख रहे हो नीचे, आप लोगों के ग्रुप के अंदर यकीन बैच की सारी डिटेल्स शेयर हो जाएंगी। आप लोग यकीन बैच के बारे में जो कुछ जानना चाहते हो, अभी प्रॉब्लम क्या होती है, हम आपके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, लेकिन कमेंट के अंदर से लिंक आप लोग फिर से दोबारा मिस कर देते हो, क्योंकि नीचे बहुत सारे कमेंट्स और आ जाते हैं। द मोमेंट ये लेक्चर एंड होगा, ये सेशन एंड होगा, हम इसके कमेंट्स में जाकर पिन कर देंगे। तो इस वक्त जो टीम मेरे साथ मीडिएट कर रही है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी, सेशन एंड होते ही आप प्लीज़ इसको पिन कर दीजिएगा कि यकीन बैच की क्या डिटेल्स हैं, हम आपको यकीन बैच की डिटेल्स बताएंगे। इतनी भी फेयरवेल नहीं है, इतनी भी तुम लोग फेयरवेल वाले मोड में ना जाओ, ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो बैठे बैठे। तो आप लोगों के लिए सारी डिटेल्स यकीन बैच की हो जाएंगी शेयर आपके साथ, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग उस बैच के अंदर अगर इनरोल होना चाहते हो और इस वक्त आप लोग ब्रिज बैच का पार्ट हो और आप इस टेस्ट को भी अटेंड करते हो, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का 55% वाला डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। ये सारी डिटेल्स आपको उस कमेंट के अंदर मिल जाएंगी और आप उस कमेंट के अंदर ये सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ गिव एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से अच्छा रिपीट करने को भी कह रहे हो और एग्जाम्पल के लिए भी कह रहे हैं, ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है। देखो, हेट्रो और होमो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। हेमीजाइगस इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास एक इस तरह की ट्रेट हो जो एक्स या वाई लिंक्ड क्रोमोजोम वाली ट्रेट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हीमोफीलिया वाली एक पूरे के पूरे केस को पढ़ चुके हो, जिसको हम आज भी केस को डिस्कस करेंगे, बड़ा मज़े का केस है, क्वीन का केस है, ठीक। और उसकी फैमिली में किस तरह से हीमोफीलिया उसको दिख रहा था अपने सारे के सारे मेल जो केस को कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स उनमें, और क्या वजह थी कि भाई एकदम से दिखने लग गया था मेल ऑफस्प्रिंग सारे के सारे हीमोफिलिक होते जा रहे थे और फीमेल कोई भी हीमोफिलिक नहीं थी, तो ये क्या चक्कर चल रहा था, ठीक। तो जब आप किसी भी ऐसी ट्रेट के बारे में बात करते हो जिसकी एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड वो ट्रेट हो, और वो आपको किसी ऐसे इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिले कि वो इंडिविजुअल उसका कैरियर बन जाए, आप इसको कैरियर के लफ्ज़ से भी जानते हो। ये मैं एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी आगे हम हेमीजाइगस वाली चीज़ों को और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैरियर वाली स्टेट के अंदर ज़्यादातर पढ़ते हो। ऐसी सिचुएशन में ऐसी ट्रेट के इंडिविजुअल को हेमीजाइगस इंडिविजुअल कहेंगे, ठीक, क्योंकि वो ट्रेट उसके पास एक क्रोमोसोम के ऊपर ही, उसके एक्स या वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसके पास सिर्फ एक एलील मौजूद है, ऐसा इंडिविजुअल क्या होगा, एक हेमीजाइगस इंडिविजुअल होगा, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी बात है इससे रिलेटेड भी। जैसे ही हम हेमीजाइगस के ऊपर जाएंगे, अभी ये टर्म दोबारा से भी आएगी, तब मैं आपको इसको दोबारा भी रिवाइज करा दूंगी, ठीक। और एग्जाम्पल जिस बच्चे ने पूछी थी, आई होप सो कि आपको एग्जाम्पल समझ आ गया। अभी हमने हीमोफीलिया, तो आपको एग्जामिनर कह रहा है कि पढ़ के आना मेरे पास। फिर एक क्वेश्चन आया था, अभी हमारा सेशन भी शुरू नहीं हुआ था, वेटिंग ड्यूरेशन के अंदर मैं देख रही थी, आई थिंक नासिर, या मुझे एग्जैक्टली आपका नाम नहीं याद है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था जीनोटाइप फिनोटाइप क्या चीज़ होती है। अभी इस वक्त हम लोगों ने जब आपके कान को कहा और आपके कान को हम लोगों ने डिस्कस किया बड़े अच्छे तरीके से कि जी ईयर लोब कैसी है, जब हम फिजिकल ट्रेट्स की बात करेंगे ना तो वो होगा फिनोटाइप, और जब भी हम जेनेटिक्स की बात करेंगे तो वो होगा जीनोटाइप। इसको याद कैसे रखना है ये मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को बताया है। एनी स्टूडेंट हु इज़ फ्रॉम पहचान बैच वो डिस्कशन को रिलेट करके इसको याद भी कर सकता है कि हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि फिनोटाइप का क्या मतलब है, फिजिकली कैसे दिखते हैं। पीएच से याद रखना है, ये कोड है, इसको हमेशा के लिए लिख लो, क्योंकि ये एमसीक्यू भी बार बार पूछा जाता है, जीनोटाइप क्या होगी, फिनोटाइप क्या होगी, बता दो, और बच्चे इसी में पागल हो जाते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप में बतानी क्या चीज़ थी। और ज़्यादातर कन्फ्यूज़ करने के लिए फिनोटाइप भी बिल्कुल ठीक लिखी होती है, जीनोटाइप भी बिल्कुल ठीक लिखी होती है, ताकि पता ये करें कि इस बच्चे को फिनोटाइप जीनोटाइप का पता भी है या नहीं है, कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, बेसिक फ़र्क क्या होता है। तो आप जब भी फिजिकल ट्रेट्स की बात कर रहे होगे जिनको आप अपनी आंखों से देख रहे हो अभी इस वक्त किसी इंडिविजुअल में, तो वो उसकी फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, क्या उस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। जिस तरह अभी हमने होमोजाइगस पढ़ा, हेट्रोजाइगस पढ़ा, और होमोजाइगस में दो टाइप्स पढ़ी, डोमिनेंट और रिसेसिव की, और आपके सामने अभी इस वक्त वो भी एक ट्रेट के लिए भी लिखी हुई हैं।
इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो, कहीं पर इसको अपने पेस्ट कर लेना जहाँ पर भी आपके नोट्स हैं उन पर, ठीक है, ताकि ये भी हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। और मुझे जल्दी से ये बता दो जीनोटाइप फिनोटाइप समझ आई है या नहीं आई। ज़बरदस्त जैनब ने बता दिया। डॉक्टर ड्रीमर जो है इसने भी पी फिजिकल बिल्कुल ठीक बोला हुआ है, ज़बरदस्त। एग्जैक्टली यही है, ये जो फिनोटाइप आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मती अभी इतनी मुश्किल बातें बाद में करते हैं, अभी ठहर जाओ थोड़ी देर, ठीक है। ठीक है जी, जेनेटिक बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ज़बरदस्त, समझ आ गया। डिफ्रेंसिएशन एक और तरीके से आपके सामने है, जब आप इस तरह से बात करोगे, अब इस फिगर को याद रखना, और जब आप फिजिकल ट्रेड्स की बात करोगे, जैसे हमने भी पहले कहा, किसी ने कहा कि मैं अब तो अपनी खाला से मिलती हूँ, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली जो फिजिकल ट्रेड्स की जब हम बात करते हैं तो वो हम फिनोटाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो कि अभी आपके लिए 100% क्लियर हो गया। अब जीनोटाइप फिनोटाइप वाले MCQs को गलत नहीं करोगे। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई MCQ है, क्योंकि अब हम इसके लॉज को डिस्कस करना शुरू करने लगे हैं, तो ज़रा पहले अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं अभी तक उनके कान खुले हैं। मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज टू कौन सी वाली ऑप्शन, यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है जिसको यू वुड बी सेइंग इट कि दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन। मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई होता है, या फिर यू थिंक इट्स यूनिवर्सल, या फिर आपको ये लगता है कि ये यूनिवर्सल है? जल्दी से बता दो। डाइप्लॉइड, अच्छा, कोई कह रहा है डाइप्लॉइड, कोई कह रहा है यूनिवर्सल, कोई कह रहा है अल्फ़ा, यानी जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है। ये तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। इसका मतलब है कि अभी हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, अल्फ़ा, चार्ली, डेल्टा, बीटा रह गया, अभी तक किसी ने बीटा नहीं बोला, वो भी बोल दो। हेप्लॉइड भी बोल दो, क्या जाता क्या है बोलने में, क्या जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अल्फ़ा है। जिसने अल्फ़ा मार्क किया है, अब जैसा सादिया नदीम आपका मेरे पास डेल्टा आ रहा है, चार्ली बहुत सारे लोगों ने चार्ली किया है कि जी ये यूनिवर्सल है, तो इट्स नॉट यूनिवर्सल, इट इज़ फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ फॉर डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके पास एक मेल स्पर्म होगा, ठीक है, और एक उनके पास फीमेल वो जो है कि इसको कहते हैं एग होगा, और फिर उसके बाद उसकी ओव्यूलेशन होकर उनका एक सेल बनेगा। ये सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये सिर्फ डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। सो इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल में ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और असल में C और D ऑप्शन मोर और लेस सिमिलर थी, ठीक है। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो मैंने एक दफ़ा पहले भी जब डिस्कशन की तब भी बच्चों ने सुना, अभी भी मैं बता रही हूँ। चीज़ों को अपने लिए आसान करना सीखो, कि किस तरह आप किसी भी चीज़ को, किसी भी स्पेसिफिक बात को अपने लिए बहुत आसान करके समझ सकते हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सिर्फ इतना मतलब है, आप इसके ऊपर लिखे हुए पूरी की पूरी रिसर्च और पूरी किताबें भी पढ़ लोगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का 3 लफ्ज़ी मतलब ये है कि अलील्स अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट होती हैं। दैट्स इट, इतनी सी बात है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड। ये इसका शॉर्टेस्ट मुख्तसर तरीन एक्सप्लेनेशन है। इससे मुख्तसर एक्सप्लेनेशन ना आप खुद कर सकते हो, ना आपको कहीं पर और इसकी डेफिनेशन मिलेगी। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ इन 3 लफ्ज़ों को बहुत खूबसूरत सा करके अपने पास लिख कर रख लो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब है। अलील्स सॉर्ट इंडिपेंडेंटली, बात ख़त्म। अलील्स इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रंग की बात करें जो यहाँ पर हो रही है सीड का कलर, और कोट की बात करें जो यहाँ पर हो रही है सीड का कोट, तो इनकी हमारे पास जो सामने इस वक्त आप अलील्स देख रहे हो, फिलहाल नंबर को मत देखो, इस नंबर का फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना, इसको हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस नंबर का क्या मतलब है। अगर हम रंग की बात करें या अगर हम कोट की बात करें तो इसकी अलील्स अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट आउट होंगी, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से किसको कहते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगी, और वो किसको कहते हैं, जब इनकी असॉर्टमेंट हो जाएगी तो ये इंडिपेंडेंटली अपेयर होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि येलो और रिंकल्ड इकट्ठे ना हो सकें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन और रिंकल्ड इकट्ठे ना हो सकें, और वाइस वर्सा भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इतनी सी सादा लफ्ज़ों, सबसे ज़्यादा देसी सादा, जो मर्ज़ी तुम लोग इसको बोलना चाहते हो, उन लफ्ज़ों के अंदर इस पूरे लॉ की ये मुख्तसर तरीन बात है। बाकी जो कुछ तुम लोग पढ़ते हो वो एडेड ऑन चीज़ें हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं, क्रॉसेस की बात करते हैं, और डाई हाइब्रिड से पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। मेंडल ने किया क्या था, या मेंडल ने शुरुआत कहाँ से की थी? पी प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद उसने 2 इस तरह के प्लांट्स को पकड़ा जिसको ट्रूली येलो भी कहा जा सकता है। अभी किसी बच्चे का ये भी क्वेश्चन था, ट्रूली का क्या मतलब है। ट्रूली उन ऑर्गेनिजम्स के साथ, उन इंडिविजुअल्स के साथ यूज़ हो रहा होगा जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे,
ये बातें भी लिख लो, इन बातों को भी अच्छे तरीके से लिख लो और याद कर लो। ये लफ्ज़ आपको ट्रिक करने के लिए बार बार चेंज करके यूज़ किए जाते हैं। ट्रूली येलो, ट्रूली ग्रीन उसने पौधे पकड़े। एक ट्रेड की बात हो रही है, अभी हम सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करने लगे हैं, अभी हम और किसी दूसरे ट्रेड की बात नहीं करें, ताकि यहाँ पर मैं आपको फिनोटिपिक रेशो और प्रोबेबिलिटी तक पढ़ाकर, असल में इसी एक स्लाइड के ऊपर हम पूरे के पूरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इससे रिलेटेड जो आपका एग्जामिनर कहता है ना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ के आना, हम स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी एक स्लाइड के ऊपर कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको दोबारा इस लॉ में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपके सामने लिखे हुए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड और कुछ नहीं आना, ठीक। पेरेंट जनरेशन के अंदर व्हाट मेंडल एश्योर्ड वाज ट्रूली येलो और ट्रूली ग्रीन प्लांट्स हों जो क्या होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं। पेरेंट जनरेशन की भी बात हो रही है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच होमोजाइगस पेरेंट इन पी जनरेशन प्रोड्यूसेस ओनली वन काइंड ऑफ गैमीट। इस लफ्ज से भी आए तो इसका मतलब भी ट्रूली है, ये स्टेटमेंट आए तो इसका मतलब भी होमोजाइगस डोमिनेंट है। अकल बन रही है, कुछ बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, इसको मुझे बता दो, या मैं ये फिर से बोल दूँ, इस बात को दोबारा भी बोला जा सकता है। जल्दी से फटाफट बताओ ताकि हम गैमीट्स के लेवल तक जाएं। जल्दी से बताओ, यहाँ तक बात की समझ आ रही है, कुछ लॉजिक बन रही है। वी कैन से प्योर, बिल्कुल मेडिकोड वेल्स, बिल्कुल ज़बरदस्त। यू कैन से प्योर टू, अच्छा किया ये बोल दिया, हम ये भी लिख लेते हैं, हम प्योर भी लिख लेते हैं। वट आर ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स, फिर से बता। ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स की भी बात करते हैं। ट्रू ब्रीडिंग वो ट्रेड्स होती हैं जो सिर्फ डोमिनेंट सिचुएशन में ही हम लोगों को दिखेंगी, ठीक है, वो ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स होती हैं। लेकिन अभी फिलहाल उसके साथ कंफ्यूज मत करो, अभी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सीधी करने लगे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, हम इन जब इंडिविजुअल्स के गैमीट्स को देखते हैं तो इसका कॉमन सेंस की बात है, येलो में से सिर्फ हमारे पास गैमीट कैसा आएगा, येलो रंग का, और ग्रीन में से कैसा आएगा, ग्रीन रंग का, बात खत्म। इनका इंडिविजुअल या इनकी F1 जनरेशन, जो किसी बच्चे ने मुझसे, जो आप लोगों का मेरे साथ क्वेश्चन आंसर के लिए ग्रुप है उसमें किसी ने मुझसे पूछा हुआ था, या फेसबुक में आपने पूछा हुआ था कम्युनिटी ग्रुप में कि F1 जनरेशन कौन सी होती है, तो ये बेटे आपकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। और जब भी कभी आपसे एग्जामिनर F1 या F2 के लेवल पे बात कर रहा हो, कान खोल के इस बात को अच्छे तरीके से सुन लो, इस टेबल को, इस स्लाइड को अपने सामने रख के याद रखना इस बात को। पेरेंट जनरेशन के फ़ौरन बाद वाली जनरेशन को F1 जनरेशन कहते हैं, और F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स जब आपस में उसके बाद दोबारा से मेट करके या किसी भी तरीके से उनके इंडिविजुअल्स दोबारा कल्टीवेट हो रहे होते हैं, उसको F2 जनरेशन कहते हैं। दिस इज़ सेकेंड फीलियल जनरेशन, और वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, FILIAL, फीलियल जनरेशन। इस लफ्ज़ को अच्छे तरीके से याद रखना है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन F1 जनरेशन के बारे में भी कर सकता है, F2 के बारे में भी कर सकता है, F2 का ऑर्गेनिज्म पकड़ा के ये भी पूछ सकता है कि बताओ क्या एक्सपेक्टेशन है इसका, पेरेंट कैसा होगा, यानी यहाँ से आपको उल्टे पाँव वापस चला के पेरेंट जनरेशन तक लेकर जाए। आप इस वक्त यहाँ पर बैठे हो, आपसे, आपके जेनेटिक मेकअप से वी कैन आइडेंटिफाई, यू गाइज नो इट वेरी वेल, एनी पर्सन कैन आइडेंटिफाई, जिसको जेनेटिक्स का पता है कि इसके बाप दादा कैसे थे या इसके एंसेस्टर्स कैसे थे। जो एक ट्रेंड चला था बहुत ज़्यादा कि लोगों ने अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री निकलवानी शुरू की थी कि हम किस रीजन से हम बिलोंग करते हैं। कैसे पता चल जाता है कि कौन किस जनरेशन से, किस रीजन से, किस जगह से, किस खत्ते से, किस स्पेसिफिक जिसको आप कहते हो इंडिजेनियस, अगर किसी ट्राइब से ताल्लुक़ रखता था तो कैसे रखता था, तो वो आपको इन स्पेसिफिक सिचुएशन से पता चलता है, जो बहुत आसान, बहुत सिंपल है, आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट फीलियल जनरेशन में उसने क्या देखा, उसने देखा जी येलो कलर आया है। येलो कलर आने पे क्या बातें पता चली, वो फाइंडिंग्स याद करो जो मैंने आपको सबसे पहली दूसरी तीसरी स्लाइड्स के अंदर हमने फाइंडिंग्स पढ़ी थी। हमें सबसे पहले क्या बात पता चली थी, डोमिनेंस, और हमें नहीं पता चली थी इन एक्चुअल सेंस। मेंडल को सबसे पहली क्या बात पता चली थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में डोमिनेंस। सबसे पहली चीज़ उसने क्या देखी है, यार येलो और ग्रीन थे, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो मुझे सबसे पहला दिखा, इंडिविजुअल जो मुझे सबसे पहला दिखा, दैट इज़ येलो। ग्रीन कहाँ गायब हो गया, ग्रीन किधर चला गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है आपके पास, अब इस वक्त जिस ऑर्गेनिज्म को आप अपने सामने देख रहे हो, ये किस तरह का है, ये एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोजाइगस F1 ऑफस्प्रिंग, यही लफ्ज़ तुम लोगों के एग्जैक्ट MCQs के अंदर लिखे होते हैं। और क्योंकि उस वक्त सामने कोई तस्वीर नहीं होती और माशाल्लाह हमारे हाथ इतने नाजुक हैं कि हम जल्दी से एक पनेट स्क्वायर नहीं बना सकते, ठीक, एक क्रॉस नहीं बना सकते, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, जिसकी वजह से हम बैठ के उस MCQ के ऊपर 5 मिनट आराम सुकून से ज़ाया करते हैं। और ऐसे MCQs आते ही इसलिए कि सुकून से आपका टाइम खाया जाए, ठीक है। तो F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म हमारे पास कैसा आया, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग हमारे पास आया। अगर उसके पेरेंट्स क्या थे, इवन इफ़ उसके पेरेंट्स ट्रू कौन से थे, ट्रू जो है वो किसको कहते हैं, ग्रीन थे, और ट्रू येलो थे, या प्योर पेरेंट्स थे, प्योर डिग्री के पेरेंट्स या प्योर क्रोमोसोम
वाले पेरेंट्स से, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स एकदम से तो नहीं आए ना, वो भी किसी ना किसी की पीडिग्री हैं, ठीक है। अच्छा, F1 जनरेशन के बाद F2 की बात करते हैं। जब आप F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराओ F1 की, अब यहाँ पर जो चीज़ मेंशन नहीं है स्लाइड के अंदर वो ये है कि इस वक्त ये जो F2 के लिए ऊपर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं ना, वो हैं यही, सेल्फ पॉलिनेशन हुई है इसी की। इन लफ्ज़ों को समझना सीखो। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है, किसकी हुई है सेल्फ पॉलिनेशन? इसी ऑर्गेनिज्म की जो क्या था, हेट्रोजाइगस था। हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग की सेल्फ पॉलिनेशन करें, क्या हुआ, हमारे पास 4 तरह के गैमीट्स आएंगे, जाहिर सी बात है, एक ये होंगे और ये होंगे। ये हमें कैसे पता चलता है? जिस तरह का आपके पास ऑर्गेनिज्म है उस तरह के उसके उतनी टाइप्स के उसके गैमीट्स बनेंगे जितनी टाइप्स की उसकी ट्रेट्स हैं। क्योंकि ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट वाला था, ट्रेट ही एक थी, उसका हमारे पास गैमीट एक ही टाइप का आएगा, एक ही टाइप के जितने मर्जी गैमीट सब आगे से कहते जाओ, ठीक है। सिमिलर केस गोज विद द रिसेसिव वन, रिसेसिव का एक ही टाइप का आएगा, ठीक है, गैमीट। अब आगे से जब आपने इस F2 जनरेशन के अंदर इनके ऑर्गेनिजम्स को देखा तो इनके ऑर्गेनिज्म में हमें वो कहानी नहीं मिली जो हमें F1 जनरेशन के अंदर मिली थी। इनमें हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है? इनमें तो हमें ये मिले कि यार ये ग्रीन फिर दोबारा से आ गया है, और ये ग्रीन तो इसके अम्मा बाबी नहीं थे, ये ग्रीन कहाँ से आया? तो ये ग्रीन ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर आया, तो ये ग्रीन इसलिए आया। जो मैं ये बात कही थी कि पेरेंट्स की आंखें ब्राउन थी और ब्लू थी और बच्चे की आंखें ग्रीन, सॉरी ग्रे कलर की, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये वही एग्जैक्टली चीज़ अगर हम यहाँ पर देखते हैं, या उस तरह की बात जब हम इसमें करते हैं, पी के अंदर करते हैं, तो हमें क्या चीज़ मिली कि ग्रीन कहाँ से आया? ग्रीन तो था ही नहीं, ग्रीन तो पेरेंट्स में से कोई भी नहीं था, दोनों में से नहीं था। अच्छा, पहले तो फिर भी ग्रीन, आबाजदाद में तो फिर भी कोई ग्रीन था, अब ग्रीन नहीं था, ग्रीन कहाँ से आया? दिस इज़ समथिंग जो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हो। जब मैंने आपको कहा था 3:1, और ये वो स्टैट्स वाली बातें हैं जो एग्जामिनर आपको कहता है मैं आपको रुलाऊंगा, मैं आपसे स्टैट्स वाली बातें पूछूंगा, और आप फिर क्या करते हो? अच्छी तरह बैठ के रोते हो। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर मैं यही बात रेशो में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? फिनोटाइप, फिजिकल, जीनोटाइप, जीन वाइज। फिजिकली मैंने ये देखा कि मेरे पास 3 येलो सीड्स दिख रहे हैं, और जीनोटिपिकली जब मैंने देखा तो वो जो येलो थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, सिचुएशन के अंदर थे, और होमोजाइगस रिसेसिव। इनको अपने मुंह शरीफ से बोला करो साथ साथ, जब स्क्रीन पर देख रहे हो मैं बोल रही हूँ इसको भी तुम लोग भी साथ साथ बोलो। उससे क्या फ़ायदा होगा? इन टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे, ईज अप हो जाओगे, दोबारा ये टर्म्स तुम लोग को ना डराएंगी ना तंग करेंगी। जीनोटिपिक रेशो क्या मिलती है, फिनोटिपिक रेशो क्या मिलती है? इसका मतलब ये होता है टोटल ऑर्गेनिज्म में से कितने ऑर्गेनिज्म किस तरह के दिखे। आपको जीनोटिपिकली ये दिखा कि एक ऑर्गेनिज्म है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 ऑर्गेनिज्म है जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, एक ऑर्गेनिज्म है जो होमोजाइगस रिसेसिव है। जीनोटिपिक रेशो बोलने से ये बनी, मैंने कहीं पर नहीं लिखा, जुबानी याद है, आप भी समझ रहे हो मेरी इस सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को। प्रैक्टिस इट, बार बार इसको प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैंने बोला था इस एक साइड के अंदर पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिनोटिपिक रेशो हमें क्या मिलती है? फिजिकली देखने में हमें कितने पीले कितने सब्ज दिखते हैं, ठीक है, और तारे कितने दिखते हैं। तो हम लोगों को 3 येलो दिख रहे हैं सीड्स और एक ग्रीन सीड दिख रहा है, ये फिनोटिपिक रेशो है। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, बार बार मैं एक बात बोल रही हूँ, इसके इर्द गिर्द मैंने वो तारे दिखा दिए हैं जो आपको एग्जामिनर्स दिखाता है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये सारी सिचुएशन होगी। फटाफट मुझे 5 सेकेंड जो सिर्फ और सिर्फ उसमें बताओ समझ आया नहीं, ताकि मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस पे जाऊँ इंस्टेंटली। आई नीड इंस्टेंट आंसर। क्रॉसिंग ओवर पे जाते हैं अभी, यहाँ से तो निकलें, यहाँ से निकलेंगे तो क्रॉसिंग ओवर पे जाएंगे ना, ठहर जाओ थोड़ी देर, अभी जाते हैं क्रॉसिंग ओवर पे भी। जल्दी से बताओ, जल्दी से। अब्दुल्ला रियाज को समझ आ गया, जीशान अली अपने स्कोर प्रेडिक्टर पे अड़ा हुआ है अभी भी 156। चलो ठीक है, स्कोर प्रेडिक्टर की डिस्कशन करते रहो, शाबाश, वेरी गुड। जेस्ट एंड रिगर, इसको भी समझ आ गया है। F1 जनरेशन की फिनोटाइप जीनोटाइप लिखी जाती है। अगर F1 जनरेशन की फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखी जाती है, आप इसकी फिनोटाइप आप देखो कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक। यहाँ पर असल में 2 ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए थे, अभी इस वक्त आप एक देख रहे हो, ठीक। ऑर्गेनिजम्स देखो और उसके हिसाब से खुद लिखो, खुद लिखकर मुझे शेयर करके बताओ कि किस तरीके से आपको क्या पता चलता है 2 ऑर्गेनिजम्स में आपको क्या दिखेगा, कि क्या दोनों हमें डोमिनेंट सिचुएशन में दिखेंगे, रिसेसिव में दिखेंगे। क्रॉस बनाओ इसका, पनेट स्क्वायर बनाओ F1 जनरेशन का, फिर पता चलेगा। ज़बरदस्त, इसका मतलब है, मतलब काफ़ी सारे, सबसे ज़्यादा डोंट गिव अप को सबसे अच्छी समझ आई है, क्या बात है। अब चलते हैं डाईहाइब्रिड पे, क्योंकि अब हमें 2 ट्रेड्स को मिक्स करना है।
अब दो ट्रेड्स जो हम मिक्स करें, रंगों की बातें हो गई, रिंकल है या स्मूथ स्किन है, अब उसकी बात हो रही है, ठीक है, तुम लोगों की नहीं, पी के सीड की, ठीक, रिंकल्ड है या स्मूथ स्किन है। पेरेंट जनरेशन, अब वो फिर से कह रहा है पेरेंट जनरेशन हमारे पास इस तरह की है, या फर्स्ट जनरेशन पी जनरेशन हमारे पास इस तरह की है, पी जनरेशन हमारे पास इस तरह की है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक सेल है दैट इज़ येलो एंड राउंड, उसकी ट्रेड्स हमारे पास ये हैं, गैमीट्स उसके येलो और राउंड डोमिनेंट वाले हमारे पास आए हैं। दूसरी हमारे पास रिसेसिव वाली है, उसमें हमारे पास ग्रीन और रिंकल्ड सिचुएशन है, और हमारे पास उसका गैमीट भी इसी तरह का आया है। जो फर्स्ट जनरेशन का इंडिविजुअल बना वो हमारे पास ऑब्वियसली सारी डोमिनेंट ट्रेड्स शो कर रहा था, क्योंकि मेंडल ने ये चीज़ ऑब्जर्व की, उसने ये फाइंडिंग लिख दी कि जब मैंने F1 जनरेशन दिखी तो F1 जनरेशन के अंदर मुझे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन स्पेसिफिक पेरेंट जनरेशन से ओरिजिनेट किए हुए, ट्रू पेरेंट से ओरिजिनेट किए हुए, प्योर पेरेंट से ओरिजिनेट किए हुए मुझे सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेड्स दिखाते हुए मिले। लेकिन जब हम अगली जनरेशन पर गए और हमने इसी जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन की तो हमें हर तरह की ट्रेड्स दिखी। हर तरह की ट्रेड्स का मतलब हमें ये भी दिखा कि येलो और राउंड सीड्स हैं, हमें ये भी दिखा ग्रीन और राउंड सीड्स हैं, ठीक, जो कि पेरेंट जनरेशन के पास नहीं थे। फिर हमें ये भी दिखा येलो और रिंकल्ड सीड्स हैं, और हमें ये भी दिखा कि ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स हैं, जिन सारे के सारे सीड्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। और मेरे ख्याल से कि सिंध बोर्ड के अंदर और किसी एक और बोर्ड के अंदर इसमें नंबर ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स भी लिखा हुआ उसने, कि जो उसने प्लांट्स उगाए थे उसमें से उसको कितने प्लांट्स किस तरह के दिखे थे। जब उसने टोटल प्लांट्स के साथ उन सबको डिवाइड किया तो उसके पास ये स्पेसिफिक रेशोज़ आई, और अभी इस वक्त आप उसने नंबर्स में भी अपनी रेशोज़ लिखी हैं, और अभी इस वक्त जो आप देख रहे हो वो टाइप्स ऑफ जो क्या इसको कहते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हिसाब से आप इसकी रेशो देख रहे हो, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि जब आपको क्वेश्चन डाइहाइब्रिड क्रॉस में से आता है तो आपके लिए कुछ लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं, जैसे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल या होमोजाइगस इंडिविजुअल। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस होगा तो वैसे डोमिनेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो हेट्रोजाइगस है, लेकिन फिनोटिपिकली क्या दिखा रहा है, डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहा है, ठीक है। और होमोजाइगस में ज़रूर ये बात बताई जाती है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है, उसके बगैर समझ नहीं आता कि होमोजाइगस क्या है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि जब आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हो तो आपके लिए एक ही तरीका है जो आपको एमसीक्यू गलत करने से बचा सकता है, दैट इज़ मेकिंग द पनिट स्क्वायर, या फिर जिसको आप एक और चीज़ क्या कहते हो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं कि वो टेस्ट क्रॉसेस बनाएं, तो टेस्ट क्रॉसेस भी बना सकते हो, या सिंपल सॉरी टेस्ट नहीं है, क्रॉस भी बना सकते हो, और आप पनिट स्क्वायर्स भी बना सकते हो, आपको जिस तरह भी कंफर्टेबल है इसको इस स्पेसिफिक चीज़ को अपने लिए ईज आउट करना। लफ्ज़ बता दिया मैंने किस तरह से एमसीक्यू आते हैं, मैंने ये बता दिया दो ट्रेड्स के साथ बात की जा रही होगी, सारा कुछ वैसे ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को क्या चीज़ मिलती है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात पहले क्यों की थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने समझाने के लिए फिर से समझाया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ आएगी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात समझ आएगी। जैसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो, समझ जाना है इस बात को कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है। क्यों? डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो ट्रेट्स हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात भी दो ट्रेट्स के साथ जुड़ी हुई है। ट्रेट्स का मतलब क्या था, वो खूबियाँ, वो करेक्टरिस्टिक्स जो आप किसी इंडिविजुअल में देखते हो, और यहाँ आपको वही करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात बेस्ड नज़र आ रही है। इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। जब कभी भी इसका एमसीक्यू आए इस बात को याद रखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को गलती से भी करेक्ट नहीं करना, गलती से भी टिक मार्क नहीं करना, ठीक है। आई होप सो कि दिस पॉइंट वॉज क्लियर फॉर यू। अब ये देखो एक एमसीक्यू, सॉरी ये एमसीक्यू नहीं है, इसका एमसीक्यू मैंने, ये एमसीक्यू था लेकिन अब मैंने इस एमसीक्यू को इंटेंशनली इस तरह से आपके सामने लिखा है क्योंकि अब हम थोड़ा सा डिस्कशन वाले मोड में, तो हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इसके एमसीक्यूज़ को भी बाद में देखते हैं। अच्छा, इस तरह का मोड ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें ट्रेट अननोन है, ठीक, उसमें आपको पेडिग्रीज किस किस नाम से दी जाती हैं, या आप किस किस नाम से किस तरीके से पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टर्मिनोलॉजीज़ जो आप सुनते हो वो ऑटोसोमल रिसेसिव की भी सुनते हो, जिस तरह अभी हमने और बाकी बातें की थी, उसी तरह से अब अगर हम बात करें क्या इसको कहते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ की जो एग्जामिनर यूज़ करता है, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव की करता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की करता है, वाई लिंक्ड रिसेसिव या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की करता है, रिसेसिव की वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की करता है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स की बात करता है। ये कुछ वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनसे आपको एग्जामिनर बार बार टेस्ट आउट करता है और बार बार आपको एमसीक्यूज़ देता है सॉल्व करने के लिए। ये असल में एक एमसीक्यू था जो इस स्पेसिफिक फिगर से रिलेटेड था, इसलिए इसका आंसर एक्स लिंक्ड रिसेसिव था, तो इसको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में कर दिया आपके लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा समझने के अंदाज में करना है। जब हम किसी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव चीज़ की या रिसेसिव ट्रेट की बात कर रहे होते हैं, ये एक ऐसी ट्रेट है
जो सिर्फ उसी सिचुएशन के अंदर ट्रांसमिट होगी अगली जनरेशन के पास, जब वो कंप्लीटली इस फेज के अंदर होगी कि वो पेरेंट टू F1 या F2 जनरेशन उस सिचुएशन में जा रही है कि होमोजाइगस क्या इसको कहते हैं, इंडिविजुअल के पास होमोजाइगस गैमीट्स जा रहे हैं, ठीक है, या होमोजाइगस वो जो है क्या इसको कहते हैं अपीयरेंस है इसकी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के साथ ये बातें याद रखना कि अच्छा मेल होगा फीमेल होगा, उसके बाद उसकी हम लोगों को किस तरीके से उसकी सेग्रीगेशन करके देखना है, या अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो वो हमें किस तरीके से दिख रही होगी F1 में F2 में। दीज फिगर्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दैट। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपकी पेरेंट जनरेशन है, ये आपकी F1 जनरेशन है, और ये आपकी सॉर्ट ऑफ F2 जनरेशन है, क्योंकि मैं इसको कम्प्लीटली F2 इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि दो इंडिविजुअल्स अगर आप देख रहे हो तो वो हमने और तरह के बारे से देखे हैं, ठीक है, लेकिन F1 F2 हम इसको फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं। पेरेंट्स में से आप क्या कहते हो कि जो फीमेल है दैट इज़ द पर्सन जो इस वक्त एक अफेक्टेड इंडिविजुअल है, और मेल जो है वो किस तरह का इंडिविजुअल है जो कैरियर भी नहीं है, इफेक्टेड भी नहीं है। उसकी फर्स्ट जनरेशन जब आप देख लो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपको क्या दिखेगी, फीमेल्स माइट और माइट नॉट बी द कैरियर्स, लेकिन मेल्स वुड ऑफ कोर्स बी द इंडिविजुअल। जो आपको F1 जनरेशन के अंदर दिखेंगे वो ज़रूर आपको इस टाइप के दिखेंगे जिनके अंदर आपको डिजीज़ की अपीयरेंस दिख रही है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो डिजीज्ड होंगे इंडिविजुअल्स। जब कभी भी आपके पास इस तरह का स्पेसिफिक बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारे इस तरह के सोर्सेज हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जिनमें वो इन फिगर्स को शेयर कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ फिगर दी गई है और ये चीज़ मास्क है, और हमसे ये बात पूछी जा रही है कि अच्छा ये कौन से वाली ट्रेट है। तो यहाँ से इस ट्रेट को साथ साथ F1 और F2 जनरेशन के देखते जो रीज़न क्या है इसके पीछे। देखो अगर कोई भी चीज़ इस तरह की है जो XX और XY में इस सिचुएशन में हमें दिख रही है, तो जब इनकी मेल जनरेशन होगी तो वो मेल जनरेशन किस किस्म की होगी कि जिसके पास एक X और एक Y क्रोमोसोम है। ऑफ कोर्स मेल के पास Y क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, फादर की साइड से, X कहाँ से आ रहा है, मदर की साइड से। मदर के पास फॉर एग्जांपल ये जो भी कोई ट्रेट है दैट इज़ इन द स्मॉल p फॉर्म, या p इस तरीके से चलो स्मॉल p की फॉर्म में है, तो ये एक स्मॉल p ये इनहेरिट करें अपनी मदर की साइड से। जब मदर की साइड से ये एक क्या इसको कहते हैं स्पेसिफिक इनहेरिट हो रहा है, तो क्या सिचुएशन इनके पास क्या सिचुएशन आ रही है कि दीज आर गोइंग टू बी द इंडिविजुअल्स हु वुड बी अफेक्टेड, यानी मेल इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे, फीमेल्स वॉन्ट बी अफेक्टेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। ये देख लो अगली जनरेशन से क्या बात हो रही है, डिपेंड करता है कि कौन से वाला इंडिविजुअल इनके साथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कैरियर्स होंगी, हाँ ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये उस वक्त भी हम लोगों ने बात की थी कि फोर्थ के ऊपर कैरियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक इंडिविजुअल है हु मैरीज अ मैन जो ना कैरियर है ना इफेक्टेड है, तो इसके भी जनरेशन के अंदर हो सकता है कि कोई इस तरह की अपीयरेंस हो जाए, कोई इस तरह का इंडिविजुअल दिखे हमें जो इफेक्टेड इंडिविजुअल हो। सेम केस गोज विद 7 और 8। इफ 7 and 8 गेट्स मैरिड, उनके इंडिविजुअल्स के अंदर हमें क्या चीज़ दिख रही है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में ऑल ऑफ द किड्स आर गोइंग टू बी द अफेक्टेड वंस। इस तरह के MCQs ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत सारे इस तरह के MCQs देखते हैं। ख़ास तौर पर जो आपके क्या इसको कहते हैं हीमोफीलिया से रिलेटेड MCQs आपको बहुत सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव इस तरह के आते हैं। आपके सामने सिर्फ फिगर दी जाती है और आप फिगर देकर पूछा जाता है ये बताओ कि इस सिचुएशन के अंदर व्हाट डू यू थिंक इज़ द ट्रेट दैट वुड बी क्या इसको कहते हैं वो वुड बी प्रेजेंटेड इन सो एंड सो इंडिविजुअल। आपसे किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पे मार्कआउट करके पूछ लिया जाएगा कि अच्छा जी इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, या ये इस वक्त आपके पास कौन सी वाली ट्रेट आ रही है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या किस तरह की है। तो इन फिगर्स को देखते जाओ, इन फिगर्स को खास तौर पे अपने लिए मार्कआउट करते जाओ। हीमोफीलिया को हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन द स्टोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया और उसका इफेक्ट होना PTB के अंदर भी है, और आप लोगों ने वैसे भी स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। जब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ऑल ऑफ द फीमेल्स वर कैरियर एंड ऑल ऑफ द मेल्स वर इफेक्टिव, तो सिचुएशन हीमोफिलिक थी जो क्वीन विक्टोरिया के साथ थी, जिसकी वजह से उस टाइम पर तो ऑफ कोर्स ना जेनेटिक्स पता थी, ना ये पता था कि इनको क्या इनके साथ क्या सिचुएशन हो रही है, सिर्फ ये पता था कि दे ब्लीड आउट, ठीक है। और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या इसको कहते हैं क्या चीज़ ही पता चली उस सिचुएशन के अंदर, क्या पता चली कि ये जो जनाब हैं ये कैरियर इसलिए सॉरी इफेक्टेड इसलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया वॉज द पर्सन जो कैरियर थी हीमोफीलिया की जीन की, ठीक है। एंड दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस थ्रू आउट द हिस्ट्री, जब तक ये चीज़ आइडेंटिफाई होकर फिर उसके बाद इसकी इनका ट्रीटमेंट और ये सब कुछ इस तरीके से शुरू नहीं हो गया कि मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर सेव्ड देन, कि अच्छा जी ठीक है। इस तरह से क्यों होता है कि ऑल ऑफ द मेल्स बॉर्न इन दिस स्पेसिफिक फैमिली, रॉयल फैमिली के सारे मेल्स जो पैदा हो रहे हैं ऑल ऑफ देम आर हीमोफिलिक, सारे के सारे मेल्स हीमोफिलिक हैं, क्योंकि जो उनकी ग्रैंड मदर थी इस जनरेशन की, अगर हम बात करें जो ग्रैंड मदर थी इस जनरेशन के लिए बात करें तो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, दैट वाज द इंडिविजुअल हु वाज इफेक्टिव, ठीक है।
एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या सिचुएशन होगी? जब आप एक्स लिंक्ड देखते हो और डोमिनेंट किसी ट्रेट को देखते हो तो आपको क्या बात पता चलती है कि एक्स लिंक डोमिनेंट में इफ़ मदर इज़ इफेक्टिव एंड अ कैरियर, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अच्छा इस तरह के भी मेल या सन्स होंगे जो बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है, और इस तरह की भी डॉटर्स होंगी जो कम्प्लीटली इफेक्टेड हैं। और आप इस सिचुएशन को भी देख रहे हो कि इस तरह की भी डॉटर्स होंगी जो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। दिस इज समथिंग, इसको नहीं फिलहाल कंसिडर करना, इनके ऑफस्प्रिंग्स ही हैं, 1 और 2 के 3 4 5 6 ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है। जब आप देखते हो एक्स लिंक डोमिनेंट को तो आपको इफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी दिखते हैं, आपको कैरियर वाले इंडिविजुअल्स भी दिखेंगे, और आपको कंप्लीटली अनइफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी दिखेंगे अक्रॉस विद दोनों जेंडर्स के, मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स के। तो दैट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। इसका एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएशन इसलिए याद करना ज़रूरी है, ये फिगर आ जाए और इसके बारे में क्वेश्चंस आ जाएं और आपको सिर्फ पेरेंट F1 F2 जनरेशन दी हो, ऊपर यहाँ पर कुछ भी मार्क ना हो, तो हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो रहा है या किस तरह की हम लोगों को इस वक्त सिचुएशन है जिसको हम लोग देख रहे हैं और हम उसको क्या लेबल करेंगे, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि सिक्स्थ किड या सिक्स्थ ऑफस्प्रिंग ऑफ द पी जनरेशन, व्हेन दैट पर्सन दैट फीमेल मैरीज अ सेवंथ, इस तरह का पर्सन हु इज़ अफेक्टेड, तो क्या हो रहा है कि मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे आर नॉट बीइंग अफेक्टेड, लेकिन फीमेल मेंबर्स आर बीइंग अफेक्टेड, विच इज़ आइडेंटिफाइंग कि ये कोई एक्स लिंक डोमिनेंट सिचुएशन है, और विच इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइंग कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी हम लोग फीमेल्स को देखेंगे तो ऑल ऑफ द फीमेल्स आर नॉट अफेक्टेड। इन चीज़ों को, इन स्पेसिफिक फिगर्स को इसलिए याद करना, याद रखना ज़रूरी है कि MCQs इसके बारे में प्रॉबेबल हैं कि आ सकते हैं, ठीक है। वाई लिंक्ड आसान बात है, पूरी फिगर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मेल हैं जो अफेक्टेड दिख रहे हैं, बहुत आसान है टू आइडेंटिफाई। वाई लिंक्ड है, जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा उसके पास जाएगी, काम खत्म। एग्जाम्पल बहुत आसान है, बाल्डनेस, ठीक, बाल्डनेस की एग्जाम्पल के साथ इसको याद रखो। वाई लिंक्ड को जब हम देखते हैं, इवन वाई क्रोमोसोम की बात की जाए तो वाई लिंक्ड इस तरह की कोई भी ट्रेट की, कोई भी इस तरह की डिजीज़, खूबी, खामी, जो भी कुछ है, जिस तरह से भी आपसे पूछा जा रहा है, वो अगर इनहेरिटेंस के अंदर हम लोगों को दिख रही है तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको ये देखना है कि आर ऑल ऑफ द मेल्स बीइंग अफेक्टेड, आर सम ऑफ द मेल्स बीइंग अफेक्टेड। कोई भी फीमेल है जिसके अंदर ना में कैरियर दिख रहा है ना में इफेक्टेड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की ट्रेट है जो वायलेंट ट्रेट है। सारे स्क्वेयर्स आपको, सारे बॉक्सेस ही हैं जो ब्लैक दिख रहे हैं, कोई एक भी सर्कल आपको ब्लैक नहीं दिख रहा, कैरियर भी नहीं दिख रहा, ठीक है। ऑटोजोमल ट्रेट्स की बात करें, ऑटोजोमल थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करती हैं। जब आप ऑटोजोमल ट्रेट्स की बात करते हो, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स विल अपीयर इक्वली इन मेल्स और फीमेल्स। ज़रूरी नहीं है कि मेल ज़्यादा इफेक्टेड है फीमेल्स कम है, फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड है मेल्स कम है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, दोनों में इक्वल इफेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका एक्स लिंक्ड किसी भी चीज़ के साथ या सेक्स क्रोमोसोम के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि बाकी के सारे क्रोमोसोम्स के साथ ताल्लुक है, जो कि आप काफ़ी सारी ट्रेड्स के अंदर जो आपको एग्जांपल दी गई हैं उसमें देखते हो। जिस तरह से ये एग्जांपल्स आप अपने स्किन के कलर में देखते हो, अगर इसकी मैं फिजिकल ट्रेड्स की बात करूँ, आप अपने ईयर के स्ट्रक्चर में देख रहे थे, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन आप मेल हो या फीमेल हो तो आपका टास्ट होगा या सेपरेट वो होगा, क्या इसको कहते हैं, ईयर। मैं अभी आपको इस एक स्पेसिफिक ग्रूव की बात बता रही थी, आई हैव गॉट दिस ग्रूव, माई ब्रदर हैज़ गॉट दिस ग्रूव, हम सबके पास है, हालांकि जेंडर स्पेसिफिक कोई खूबी नहीं है, एंड वी हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम आवर फादर। तो ये एक सिर्फ एक फिजिकल ट्रेट है, ठीक है, जेनेटिकली इसका कोई लिंकेज नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, देयर इज़ नो स्पेसिफिक बैलेंस बिटवीन अगली जनरेशन के मेल या फीमेल्स किसको कितनी डिजीज़ होगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हाँ, एंड टेंड टू स्किप जनरेशंस। इस बात का क्या मतलब है, हीमोफीलिया के केस में आपने देखा था हर जनरेशन के अंदर ऑल ऑफ द मेल्स वर अफेक्टेड। ऑटोसोमल में दैट इज़ नॉट नेसेसरी, इट कुड बी कम्प्लीटली एब्सेंट इन सम ऑफ द जनरेशन। लेकिन ये वो सिचुएशन जिसको आप अपने इर्द गिर्द खासतौर पर पाकिस्तान में प्रीडोमिनेंट देखते हो, और उसकी वजह से अगर आप लोगों ने BP और इस सारी चीज़ को पढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और उसके प्रेवलेंस को पढ़ा हुआ है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके पीछे एग्जैक्टली ये रीज़न है, स्किप करके जनरेशंस को, लेकिन अगली जनरेशंस के अंदर अपीयर होने वाली ट्रेट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, ये आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगी, ठीक है। स्किप करिए जनरेशंस के अंदर, एक जनरेशन में कम्प्लीटली मिसिंग है लेकिन अगली में दिख रही, क्योंकि कोई जनरेशन इस तरह की तो होगी ना जो कैरियर होगी। डोमिनेंट की बात करें, स्किपिंग ऑफ जनरेशंस ख़त्म हो गई है, ठीक है, स्किपिंग ऑफ जनरेशंस भी ख़त्म हो गई, जेंडर स्पेसिफिक होना भी ख़त्म हो गया, जेंडर स्पेसिफिसिटी भी नहीं रही, जनरेशंस भी स्किप हो रही, जेंडर स्पेसिफिसिटी भी नहीं रही, तो इसका मतलब है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। अब ये वो वाली बात है जिसके MCQ को मैंने एक पास्ट ईयर पेपर के अंदर देखा हुआ है, और वो बच्चे जो कहते हैं कि ये टॉपिक तो हमारा है ही नहीं, ठीक है, और ये PMDC ने तो हटवा दी है, तो अब हमें इसको देखना भी नहीं चाहिए, ये उनके लिए ख़ास तौर पर है।
मेयोसिस से जान नहीं छूट सकती, माइटोसिस छोड़ देना। क्रॉसिंग ओवर किसी स्टूडेंट की भी डिमांड थी, सारा कुछ छोड़ें, क्रॉसिंग ओवर पे जल्दी से चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने से पहले जल्दी से ये बता दो, क्रॉसिंग ओवर मेयोसिस के किस स्टेज के अंदर होती है? अगर आप ये कहते हो कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे। ठीक, जल्दी से पहले मुझे ये बता दो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है एनाफेज 1, ठीक है, 7 कह रहे हैं एनाफेज 1, हमारा के लिए बी, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1, प्रोफेज, डी और बी। अच्छा, सारी आ गई हैं ऑप्शन, सी रह गई है, सी किसी ने नहीं बोलना, कोई सी भी बोल दे। हर्ष कुमार इज सेइंग अगेन प्रोफेज 1, ठीक है, बी, ठीक है, और किसी का कोई ख्याल हो? ठीक है, चलो ज़बरदस्त, इट्स प्रोफेज 1, ठीक है, सबका अब सारे सारे जल्दी से बता दो, डाइप्लोटीन फेज, ठीक है, ज़बरदस्त हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर इट। और अब हम इसको ये देख लेते हैं कि असल में प्रोफेज 1 में क्या हो रहा होता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्विक रिवीजन, प्रोफेज 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप साइनेप्सिस के टाइम के ऊपर क्रॉसिंग ओवर होती है उसी वक्त, ठीक, अकर्स लीडिंग टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, विच इज़ द रीज़न के ऑल ऑफ अस आर सो डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर, विच इज़ द रीज़न के ह्यूमन बींग्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और एवोल्यूशन हो रही है। जब कभी भी ये लफ्ज़ भी सामने देखोगे प्रोफेज 1, जब कभी क्रॉसिंग ओवर की बात देखोगे प्रोफेज 1, इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, मैं आपसे इतनी डिफरेंट क्यों हूँ, ठीक, इंसानों का एक दूसरे के साथ ईक्यू इतना, इमोशनल कोशेंट इतना डिफरेंट क्यों है? इवन इसको भी अब रिलेट किया जा रहा है इस बात के साथ कि आपके इन्वायरमेंट तो ज़रूर इफेक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट इज़ अ वेरी डोमिनेंट सिचुएशन, वेरी डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक जो आपको वो कर रहा होता है, इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ट्रिगर करता है बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन क्रॉसिंग ओवर का इसमें क्या रोल है? IQ किस तरह से एक दूसरे के साथ हम लोगों का डिफरेंट है। क्रॉसिंग ओवर इज़ समथिंग जिसके अंदर आपकी यूनिकनेस आपके पास आती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पर्सन who is the only individual in the family who has opted for medical अपने शौक से, तो आप एक यूनिकॉर्न है, ठीक है, मतलब आप एक अपने पूरे के पूरे ख़ानदान में एक यूनिकॉर्न है कि जिसने अपने मतलब सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आपने खुद अपनी ख्वाहिश से मेडिकल की फील्ड का इंतखाब किया, ठीक है। बाकी की सिचुएशन क्या हो रही होती है प्रोफेस के अंदर, ये जस्ट आपके लिए एक इसलिए था कि उस चैप्टर को खोल के मत पढ़ने बैठ जाना। आई एम नॉट सेइंग दैट, मेयोसिस से बस जान नहीं छूटनी थी, ठीक। क्रॉसिंग ओवर की बात की जाए, प्रोफेस 1 की बात ना की जाए कि क्रॉसिंग ओवर हो एग्जैक्टली किस मोमेंट पे रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्रॉसिंग ओवर का एक सादा सा MCQ है, कब हो रही होती है, उसके MCQs की ऑप्शंस को बार बार गलत करने की जगह द बेस्ट ऑप्शन वॉज कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया जाए। एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। सिर्फ 3-3 4-4 स्टेप्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अगैन रिवीजन। और अगर आप ये देखना चाहते हो मेयोसिस का पूरा प्रोसेस, तो आपके सामने है कि किस तरीके से रिकम्बिनेशन किस स्पेसिफिक मोमेंट के ऊपर हो रही है, ठीक है। और आप इसको देख रहे हो कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है, किस टाइम के ऊपर आप इसको इन द सिचुएशन ऑफ हैपनिंग देख रहे हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन है ये स्लाइड्स। अगर आप कम अज़ कम इसको देख लोगे अपने सामने, क्या इसको कहते हैं, एक उस फॉर्मेट में जिसमें आपकी किताब में दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, याद आ जाएगा कि अच्छा मेयोसिस को कभी ज़िंदगी में हमने पढ़ा था। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मेयोसिस को कभी नहीं पढ़ा। फिर एक और वो बात जो मैंने आपसे सबसे पहले की थी कि टेस्ट क्रॉस क्यों होता है, इसके ऊपर बात की टेस्ट क्रॉस की क्या ज़रूरत थी, हम सब पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट क्रॉस का पर्पज़ ये होता है कि हमें ये बात पता चल जाए कि क्या जो चीज़ हम देख रहे हैं वो वाकई है या नहीं है। जस्ट लाइक आप लोगों को टेस्ट किया जाता है, जस्ट लाइक आप लोगों को ये 2 चैप्टर्स पढ़ाने के बाद अभी बहुत अच्छे जवाब मिल रहे हैं, अभी सारे हाँ हाँ कहते जा रहे हो, ना ना कहते जा रहे हो, कोई आके ज्वाइन कर लेता है, कोई सैर सपाटे करने निकल जाता है, ठीक है, किसी ने इसको ज्वाइन किया होगा और ऐसे बस सामने बैठ के देखता जा रहा होगा, हाँ बहुत अच्छा बोल रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में, और कोई वाकई इन एक्चुअल सेंस ये सारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है। क्या होगा, जैसे ही द मोमेंट हम आपका टेस्ट लेंगे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, खुल के सामने आ जाएगा किसको वेरिएशन एंड जेनेटिक्स और डाइवर्सिटी का चैप्टर समझ आया, किसको नहीं आया। टेस्ट क्रॉस का भी एग्जैक्टली यही पर्पज़ होता है, दूध का दूध पानी का पानी करना चीज़ों का, किस सिनेरियो के अंदर क्या स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होगी, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसको देख लेते हैं। टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स द मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग अ डोमिनेंट phenotype with one that is homozygous recessive for the trait in question, या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो क्या मतलब है, ट्रेट इन क्वेश्चन का मतलब कौन सी खूबी के बारे में आप जानना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप आई कलर के बारे में जानना चाह रहे हो, हेयर कलर के बारे में जानना चाह रहे हो, कौन सी ट्रेट के बारे में जानना चाह रहे हो, उस स्पेसिफिक ट्रेट के लिए एक इस तरह का इंडिविजुअल विच इज़ होमोजाइगस रिसेसिव, उसको क्या इसको कहते हैं, मेट कराया जाए किसी इस तरह के
इंडिविजुअल के साथ विच इज़ डोमिनेंट, उस फिनोटाइप के लिए, ताकि हमें ये बात पता चल जाए कि जो क्या इसको कहते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप है वो इन एक्चुअल सेंस कौन सी है और हमें कौन सी वाली दिखेगी। डोमिनेंट फिनोटाइप का इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा होगा और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा तो हमें किस तरह का दिखेगा। ठीक है, फिजिकली भी, जीनोटिपिकली भी, फिनोटिपिकली भी देखने के लिए, जीनोटिपिकली भी देखने के लिए। सिनेरियोज में उन्होंने आपको क्या कहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, पेरेंट की जीनोटाइप क्या क्या हो सकती है, डोमिनेंट होंगे तो ये, रिसेसिव होंगे तो ये। गैमीट किस तरह का बनेगा, डोमिनेंट होंगे तो ये, रिसेसिव होंगे तो ये, मतलब डोमिनेंट गैमीट होगा तो टी बनेगा, रिसेसिव होगा तो स्मॉल टी। ऑफस्प्रिंग किस तरह का होगा, टेस्ट क्रॉस में सारे ऑफस्प्रिंग्स वुड बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। फिनोटिपिक रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉलनेस की बात करें थे तो सारे के सारे फिनोटिपिकली हमें किस तरह के दिखेंगे, ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स वुड बी टॉल। ठीक, तो हमें क्या पता चल गया सारे टेस्ट क्रॉस के बाद, डोमिनेंट फिजिकल ट्रेट क्या है, टॉलनेस। हाइट में से कौन सी चीज़, लंबा होना। ठीक है, टॉलनेस इज समथिंग दैट इज डोमिनेंट। अगर दूसरी सिचुएशन हो, दूसरा सिनेरियो जिसमें हेट्रोजाइगस पेरेंट की बात की जा रही हो, यानी कि इस तरह का पेरेंट, पेरेंट की जीनोटाइप क्या हो सकती है, हेट्रोजाइगस इस तरह का, डोमिनेंट वाला इस तरह का हो, रिसेसिव वाला इस तरह का ट्रेट शो हो रहा हो। गैमीट किस किस्म के होंगे, आपके सामने गैमीट फॉर्मेशन है। अब जीनोटाइप हमें कैसी दिख रही है, 50% टॉल 50% ड्वार्फ। फिनोटाइप किस तरह की दिख रही है, 50% टॉल 50% ड्वार्फ इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। लिखा इसलिए है क्योंकि एमसीक्यू लिखा हुआ आना है, पहले भी बोला था अब दोबारा से बोल रही हूँ। एमसीक्यू में तुम लोगों के पास कोई वो फिगर्स नहीं आती, कोई स्क्वायर्स, कोई क्रॉसेस। अभी मैंने आप लोगों को सारी ट्रेड्स के साथ करवा दिया, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि एग्जामिनर इस तरह की फिगर्स भी इवन आपको पेपर में देगा। ठीक है, आ जाए तो उसकी तैयारी हम लोगों ने करके जानी होती है, क्योंकि 20% हार्ड एमसीक्यूज भी हैं। लिखा हुआ आना है, इसलिए लिख कर चीज़ों को तैयार करना, लफ्ज़ों में बोलकर जो है ना वो किसको कहते हैं एमडी कैट के लिए प्रिपेयर करना सीखो। दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग जो तुम लोगों को फिर ट्रबल करती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये क्या बीच में एकदम से टर्म्स आ जाती है, इन टर्म्स का क्या मतलब है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कब होगी, एक इस तरह की सिचुएशन इन विच नीदर अलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, कोई भी अलील दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ब्लेंड बन रहा है दोनों पेरेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल याद करो एक फूल की वो वाली एग्जाम्पल जिसमें वाइट और रेड से पिंक फ्लावर बना था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी गिवन। ठीक, की कॉन्सेप्ट्स की बातें क्या इसमें से याद रखो, फिनोटिपिक आउटकम क्या होगा, किसी की भी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हो रही। एक बात आसान लफ्जों में, हेट्रोजाइगोट डिस्प्लेज अ मिक्सड ऑफ इंटरमीडिएट फिनोटाइप। फिनोटाइप कैसा होगा, दोनों का मिक्सचर कुछ बनेगा। ठीक, रेशो किस तरह की दिखेगी, क्योंकि रेशोज के ऊपर एग्जामिनर ने क्या क्या मैंने तुम लोगों से बात करनी है रेशो के ऊपर। ठीक है, द F2 जनरेशन टिपिकली फॉलोज अ फिनोटिपिक पैटर्न ऑफ 1:2:1 वाला। व्हेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज इन्वॉल्व, जिस तरह से स्नैप ड्रैगन फ्लावर है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, जब भी कभी स्नैप ड्रैगन फ्लावर को लिखा हुआ देखोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इमीडिएटली सोच लेना खास तौर पर F2 जनरेशन के अंदर। F1 में यू नो इट कि F1 जनरेशन में हमें क्या दिखेगा, क्योंकि ट्रू पेरेंट्स हैं इसलिए हम लोगों को जो भी ट्रेड दिख रही होगी वो इस तरह की दिख रही होगी कि हो सकता है कि उसमें हमें इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट होगा कि हमें किस तरह की ट्रेड दिख रही है। ठीक है, सिंबल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वाइट फ्लावर के लिए आप क्या यूज़ कर लो CW, और रेड के लिए क्या यूज़ कर लो CR। अगर यूज़ किया हो तो इसको भी समझ लेना। एग्जांपल में उन्होंने पेरेंट की बात कर ली, आपको F1 जनरेशन में क्या दिख रहा है, F2 जनरेशन में क्या दिख रहा है। जीनोटाइप फिनोटाइप के हिसाब से ये सारी स्लाइड्स आर मोर देन इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, जस्ट बिकॉज MCQs इसी तरह के बने हुए हैं जिनके आंसर्स को आप लोग बार बार गलत कर रहे हो। द प्रॉब्लम इज़ टाइम की शॉर्टेज प्लस प्रेशर तुम लोगों को लीड ऑन करता है इस चीज़ की तरफ कि तुम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हो, आंसर के अंदर से आंसर ढूंढना शुरू कर देते हो, क्रॉस नहीं बनाते हो इमीडिएटली। तो जिसको रट्टा मारने की आदत है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को, उसके लिए भी दी स्लाइड्स आर ग्रेट। जिसके कॉन्सेप्ट्स में कुछ इशू आ रहा था उसके लिए भी दी स्लाइड्स आर गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, अपनी किताब का वो वाला सफ़ा खोलो, इस स्पेसिफिक स्लाइड को अपने सामने रखो और इसको उसके साथ बेशक रिलेट करके देख लो, आंसर्स एग्जैक्टली वही हैं। मैंने इस तरह क्यों लिखा है, इंटेंशनली लिखा है। जैसे ही तुम लोग किताब को खोलते हो, मैंने बोला है कि मैं किताब की रटी रटाई चीज़ें स्पारे की तरह तुम लोगों के सामने नहीं रखूँगी, क्योंकि वो तुम लोग देखते ही कहते हो हमें आता है, और टेस्ट में इतनी बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारते हो। पूरे सेशन में से गुजरने के बावजूद भी अगर 11 बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स अच्छा चैप्टर है, अगर 19 बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स अच्छा चैप्टर है, इसका मतलब ये इस चैप्टर का फियर कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा।
ये वो दवाई है, ये वो सोल्यूशन है फॉर दिस चैप्टर, जिसको तुम लोग अपने पास सेव करके हमेशा के लिए रख सकते हो टिल द MD-CAT का आखिरी दिन, जिसमें तुम लोगों को जीनोटिपिक डिटेल्स तक मिल रही हैं कि रेड पिंक वाइट की जीनोटिपिक डिटेल्स क्या होंगी, सामने लिख कर दे दिया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ एक ये काम हो सकता है, तुम लोग घर आराम करो और पेपर में दे आओ, ठीक है। कोडोमिनेंस की सिचुएशन क्या होती है? कोडोमिनेंस एक इस तरह की सिचुएशन है जिसमें both alleles of a gene in a heterozygous individual fully express themselves with neither allele being dominant या recessive, दोनों co-dominant है, co-exist कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या पड़ी थी, एग्जाम्पल हम लोगों को इसकी क्या नजर आई थी उसको भी और की कॉन्सेप्ट्स को भी साथ साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फिनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट्स आर विजिबली एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग, जैसे कैटल रोन कैटल हैव बोथ रेड और वाइट हेयर रादर देन पिंक और यूनिफॉर्मली ब्लेंडेड फर। एक इस तरह की कैटल जिसके अंदर आपको दोनों तरह की फर दिख रही है, कौन सी, रेड हेयर की भी वाइट हेयर की भी। एक्सप्लेनेशन किस तरह की है? जीनोटिपिक एक्सप्लेनेशन। फिनोटिपिक आउटकम का मतलब ये, फिनोटाइप में आपको क्या चीज़ दिख रही है? पहले स्नैपड्रैगन फ्लावर में आपने क्या देखा था? पिंक रंग। अब पिंक रंग नहीं है, फर दोनों रंगों की दिख रही है, मिक्स्ड सी फर दिख रही है इस ऑर्गेनिज्म में। जीनोटिपिक एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है विच डिस्प्लेस ट्रेट्स दोनों पेरेंट्स की। उसके होमोजाइगस जो दोनों पेरेंट्स हैं उन दोनों के फर के रंग को ऑर्गेनिज्म के फर के रंग के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है। आप ह्यूमन बींग्स में इस ट्रेट को टेक्सचर ऑफ बालों में देख सकते हो, ठीक है, टेक्सचर ऑफ हेयर में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव गॉट फ्रिजी हेयर, आइदर वन ऑफ योर पेरेंट्स हैव गॉट फ्रिजी हेयर और वन ऑफ योर पेरेंट्स हैज गॉट फ्रिजी कर्ली हेयर कम्प्लीटली और दूसरे के स्ट्रेट हेयर थे। स्ट्रेट हेयर कर्ली हेयर डोमिनेंट नहीं है, को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बीच के बेचारे फ्रिजी हेयर वाले बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, जो साइज इनकी फिर होते रहते हैं, हमारे बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें, कुछ ट्रेट्स ऐसी हैं जो को डोमिनेंट है, दोनों ट्रेट्स अपेयर हो सकती हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, कोई दूसरे से रिसेसिव नहीं है, कोई डोमिनेंट नहीं है। अच्छा, इलस्ट्रेशन या सिंबल्स आप इसके किस तरह से देखते हो? RR इज़ फॉर रेड कैटल, WW इज़ फॉर वाइट कैटल और RW इंडिकेट करेगा को डोमिनेंस को। एग्जाम्पल जब हम इसकी देखते हैं, P जनरेशन हमारे पास रेड और वाइट फर वाली है। F1 किस तरह की होगी? इन दोनों का क्रॉस। F1 हमारे पास रॉन की जीनोटाइप किस तरीके की शो होगी? को डोमिनेंट। और वो आपने देखा कोई ब्लेंडेड रंग नहीं है, कुछ फर रेड वाली दिख रही होगी, कुछ वाइट वाली दिख रही होगी, ठीक। और इसी तरीके से जब आप इसकी F2 जनरेशन को देखोगे तो ऑफकोर्स F2 जनरेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर भी देखोगे तो मिक्सड ट्रेड्स या मिक्सड इंडिविजुअल्स दिख रहे होंगे। योर फेवरेट टॉपिक, ब्लड टाइप। जब हम ब्लड टाइप्स और ब्लड वाले टॉपिक तक जाते हैं तो आपको ये बात पता है कि को डोमिनेंस का टॉपिक इज समथिंग जिसकी एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में ब्लड टाइप से दी जाती है। इंटेंशनली मैंने अभी तक नहीं बोला था, रीज़न ये थी कि जब जैसे ही ब्लड टाइप बोलते हैं फ़ौरन कहते हैं मैम बॉम्बे फिनोटाइप पढ़ा दें, पहले ब्लड टाइप पढ़ो उसके बाद बॉम्बे फिनोटाइप तक पहुँचेंगे। ब्लड टाइप में आपके साथ रिलेटेड बातें 3 हैं जो आपने याद रखनी है। एक IAIB वाली बातें, यानी कौन से वाला एंटीजन है, एंटीजन कहाँ है, कौन से वाला एंटीजन है RBC के ऊपर, एक ये बातें। दूसरी RH फैक्टर वाली बातें। तीसरी के ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके अंदर कोई एंटीजन अपेयर ही ना हो, बॉम्बे फिनोटाइप वाली बात। इसके अलावा ब्लड टाइप से रिलेटेड तुम लोगों की कोई बात नहीं है जो डिस्कस हुई है। क्या ये सिर्फ ब्लड टाइप की बातें हैं? नहीं, आगे जाओगे बुजुर्ग बनोगे इंशाल्लाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचते हो तो पता चल जाएगा इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें थी जो पढ़ने वाली थी। अभी इसी पर फोकस करो और इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलस के फिनोमिना को सिर्फ और सिर्फ समझने की जगह बाकी भी सारी की सारी चीज़ को समझो। ब्लड टाइप 4 होती हैं, कौन सा एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी, जो एंटीजन होगा उसके ऑपोजिट वाली एंटीबॉडी, कहानी ख़त्म। एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, एंटीजन्स कौन से हैं, तुम लोगों के सामने लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ग्रुप A B या ग्रुप O पे आनी चाहिए। एक तुम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। मुझसे भी जो पेपर के अंदर पर्चे के अंदर पूछा गया था 2000 कब की बात है, बहुत पुरानी बात है, 2011 की बात है, उसमें जो बात मुझसे भी पूछी गई थी वो ये थी कि जी यूनिवर्सल वो कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। तो MD-CAT जनाब आपको अगले आने वाले कई सालों तक याद रहेगा, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस भी याद रहते हैं काफ़ी सारे। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसको आप बहुत कॉमनली देखते हो, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। डोनर को इस तरीके से याद रख लो कि उसमें 2 दफ़ा ओ आता है, तो डोनर बार बार कह रहा है कि मैं, ठीक है, ओ, ठीक, और ओ में से कौन सा ओ पॉजिटिव और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा AB, ठीक है, और AB कौन से वाला AB पॉजिटिव, कहानी ख़त्म। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इस स्लाइड से ज़्यादा कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग एंटीजन एंटीबॉडी। जहाँ तक बात आती है जीनोटाइप, मदर फादर बेबी उसका ब्लड ग्रुप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो इस टेबल के अंदर है।
पेरेंट कैसा होगा, उसका ऑफस्प्रिंग किस तरह का दिखेगा। तुम लोगों के सामने इस टेबल के आगे पीछे कोई और सिचुएशन नहीं है जिसमें फादर या मदर हो सकता है, और उसके बेबी का किस किस्म का आप देख सकते हो, ब्लड ग्रुप की टाइप देख सकते हो, और वो जीनोटिपिकली यानी जीन्स के लेवल के ऊपर आपको किस तरह दिखेगा, ये फिनोटाइप है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये फिनोटाइप है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो वंस एंड फॉर ऑल अपने लिए। कोई भी एमसीक्यू इससे रिलेटेड आ रहा हो, इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएगा। इन स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इनके बारे में जब बात की जाती है तो बच्चे खसूसी तौर पे गलत करते हैं। ब्लड ग्रुप में फंसाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये 2 टेबल्स हैं, बाकी आप किसी चीज़ से नहीं फंसोगे। पीछे वाली बातों से आप नहीं फंस सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अब बच्चों वाली बातें हो चुकी हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट और डोनर वाली बात आज इसका मतलब ये समझो एग्जामिनर पास करना चाहता है, यहाँ से आप फंसोगे। तो आई होप सो कि ये वाली बात आपको समझ आ रही है और आप अच्छे तरीके से इस जो है ना वो क्या इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। अच्छा, अब ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये ऑर्गेनिज्म आपके सामने इस वक्त कौन सा है, और इस अब ये भी जल्दी से बता दो कि अब हम आगे क्या पढ़ने लगे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, जल्दी से बता दो कितने स्टूडेंट्स हैं। भाई आपसे क्वेश्चन पुट अप हुआ है, कितने स्टूडेंट्स हैं लाहौर के। लाहौर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट है। सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम लाहौर तो थोड़ा सा शायद मिस आउट कर सको। वैसे ज़रूरी नहीं है मिस आउट करो, ये भी हो सकता है कि आप पहुंच जाओ अपने टाइम पर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, चलो जी, ड्रोसोफिला को सब लोग पहचानते हैं। जल्दी से बता दो भाई, बता दो जल्दी, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर से हैं। ड्रैगन फ्लाई हमारा क्या हो गया। ए ओ क्या है, ए ओ का ये मतलब होता है कि ये एक इस तरह का इंडिविजुअल है जिसके पास ए वाला इंटीजन है। ठीक है, आप इसको आई ए और आई ए भी समझ सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस तरह समझ सकते हो कि ये जीनोटाइप उस तरह के इंडिविजुअल की है जिसके पास आई ए और दूसरे वाला स्मॉल आई है। ए ओ का एक सेकेंड आपके लिए, आपकी किताब के हिसाब से ए ओ ये है। ठीक है, अब समझ आ जाएगा कि ए ओ क्या होता है। अच्छा, अब ड्रोसोफिला की बात करते हैं कि जैसे ही ड्रोसोफिला बोलते हैं तो आपको एक इंसान है जिसका नाम याद आता है, वो मैंने इंटेंशनली यहाँ पे नहीं लिखा कौन है। फटाफट से कमेंट करके बता दो ताकि वो बेसिक बेसिक वाली बातें जो तुम लोगों को पता है उनके ऊपर हम लोग टाइम ज़ाया ना करें। जल्दी से बता दो, द मोमेंट यू सी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आपको क्या चीज़ें याद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन है जी जनाब साइंटिस्ट इसका नाम। ठीक, दूसरी बात मुझे बता दो इसका क्रोमोसोम का नंबर, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको खुद से बहुत अच्छी तरह पता है और ये आप फौरी तौर पर खुद से इनको रिवाइज भी कर लेते हो और आप पहुंच भी जाते हो इन बातों तक। तो जल्दी से बताओ, साइंटिस्ट ए पर और बी पर इसका क्रोमोसोम का नंबर। ई मॉर्गन, ठीक है, मुजम्मल, ज़बरदस्त। और क्रोमोसोम का नंबर क्या है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ड्रोसोफिला में, पेयर और इंडिविजुअल नंबर दोनों बता सकते हो। ठीक है भाई, मॉर्गन हो गया। आगे क्रॉस बनाओ अहमद, क्रॉस बनाओ, फिर पता चलेगा कि कितने परसेंट या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्रॉस के बगैर ये बातें समझ नहीं आती हैं। जब तक क्रॉस नहीं बनेगा तब तक आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, डोंट गिव अप पे जो स्टूडेंट है वो कहते हैं लाहौर वाले क्यों, हम आपके स्टूडेंट्स नहीं हैं। भाई मोस्ट वेलकम, ये सब स्टूडेंट्स को मिल सकता है। 8 क्रोमोसोम 4 पेयर्स, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक बताया। चलो अब हम ड्रोसोफिला की बात कर लें तो सिर्फ ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सिलेक्ट किया। इसकी वर्सेटिलिटी मेंटेनेंस की वजह से, इसके अंदर डायमॉर्फिज्म की वजह से। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, डायमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है कि इट हैज़ सिंपलेस्ट आइडेंटिफिकेशन। मेल किस तरह के होंगे, स्मॉल होंगे, ब्लैक और राउंडेड होंगे। फीमेल किस तरह की होंगी, पॉइंटेड एब्डोमेन वाली और लार्जर। ठीक है, तो इसलिए इस सिचुएशन की वजह से कि फिनोटिपिकली बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये रीज़न, बहुत रैपिड लाइफ साइकिल है कि ये रीज़न, जेनेटिक स्टेबिलिटी एक रीज़न है। जीनोमिक इनसाइट्स का क्या मतलब है कि इसके जीन को इंटायरली आज के दिन तक ड्रोसोफिला के जीन को इंटायरली अच्छे तरीके से सीक्वेंस करके कॉम्प्रीहेंड कर लिया गया हुआ है। ड्रोसोफिला उस वक्त मॉर्गन के भी सिलेक्ट करने के पीछे ये रीज़न थी। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी, या मॉर्गन ने इस
स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने के बाद फाइंडिंग्स जो की थी या जब उसने स्टडी करना शुरू किया था पॉइंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, यू नो इट कि केल्विन ब्रिजेस इसके साथ एक बंदा था जो काम कर रहा था, उसने ये देखा कि जिस वक्त हम लोगों ने अपने पास रखी थी मेल फ्लाइज तो वो सारी की सारी रेड आई कलर थी, एकदम से बीच में एक वाइट आई कलर कहाँ से आ गई है। ठीक, यहाँ से प्रॉब्लम या आप कह लो कि एक एनॉमली जो उस वक्त इनको एनॉमली लग रही थी वो जनरेट हुई। इनिशियल क्रॉस किस तरह का था, मॉर्गन ने जो क्रॉस किया था उसमें सारे के सारे वाइट आइड मेल थे और एक नॉर्मल रेड आइड फीमेल थी, यानी कोई भी इस तरह का मेल नहीं था जिसकी वाइट आई ना हो, ठीक है, सॉरी जिसकी रेड आई हो, कोई भी इस तरह का मेल उसके पास नहीं था। अच्छा, अब उसने क्या देखा है कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स जो थे इस क्रॉस से दे सजेस्टेड इट, दे टोल्ड मॉर्गन कि रेड आई जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। F1 का रिजल्ट क्या निकला, दे प्रोड्यूस F2 ऑफस्प्रिंग्स जिनमें रेड आइड फीमेल्स इतनी थी और वाइट आइड मेल्स इतने थे और उसके बाद रेड आइड मेल्स भी दिखे। ये बात वो है जो आपको मॉर्गन के बारे में एमसीक्यू से रिलेटेड याद रखनी है कि ये जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी, यानी एक वाइट आइड मेल का उसको दिखना या एक इस तरह के ऑर्गेनिज्म को दिखना जिस ऑर्गेनिज्म को वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये नॉन मेंडेलियन करेक्टर था जो उसने देखा था, विच वॉज The observed ratio of red to white eye did not fit the expected 3:1। उसको एक्सपेक्टेशन क्या थी, 3 में एक ट्रेड दिखेगा, एक में एक ट्रेड दिखेगा जैसे P में दिखा था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें नहीं दिखी। देखने को क्या मिले, 3 तरह के इंडिविजुअल्स फिनोटिपिकली। जब उसने 3 तरह के इंडिविजुअल्स फिनोटिपिकली देखे तो उसने कहा ये तो F1 जनरेशन के ऊपर ही बात थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है मुझे। F2 जनरेशन जो इनकी क्रॉस हाइब्रिड करा के आपस में मैंने देखी है F1 जनरेशन से, उसमें तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये तो वो ट्रेड फॉलो नहीं करा जो मेंडल बोल रहा था। जिस पर मॉर्गन की डिस्कवरी क्या थी, मॉर्गन की फाइंडिंग क्या थी, वाइट आइड इसलिए बड़ा सा करके लिखा हुआ है ताकि इसको इसके साथ रिलेट करो। मॉर्गन ने इस वाइट आइड मेल फ्रूट फ्लाई के अपेयर होने के बाद उसकी फाइंडिंग थी कि अच्छा कोई इस तरह के ट्रेट्स होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से मॉर्गन को ये पता चला था कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस नाम की कोई इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, फाइंडिंग्स अगर हम इनको क्या इसको कहते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, मॉर्गन का हाइपोथेसिस क्या था कि जीन फॉर आई कलर रिजाइड्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उसने कहा इसकी अलील्स कितनी टाइप की होती हैं, आई कलर की अलील्स कहाँ पर होती हैं, किस तरह की होती हैं अलील्स, इसकी ऑफ कोर्स 2 तरह की होती हैं, या वाइट होगी या रेड होगी। द अलील्स फॉर आई कलर आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम विद नो कॉरस्पॉन्डिंग अलील ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के ऊपर किसी किस्म की वाइट आई से रिलेटेड या आई के रंग से रिलेटेड, आई के रंग कह देते हैं, आई कलर से रिलेटेड कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि अच्छा किस तरह से देखना चाहिए था। अब यहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि उस वक्त आप लोगों को, जिस वक्त मैंने हेमीजाइगस को बोला था, अब ये इंडिविजुअल्स मॉर्गन के स्टडी के दौरान वो इंडिविजुअल जिनमें आप आई कलर देख रहे हो और वो मेल हैं वो हेमीजाइगस हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक अलील इस तरह की है जिसके ऊपर वो आई कलर की जीन को लोकेट करके रखे हुए हैं, बाकी उनके पास कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स हेमीजाइगस हैं। अब जेनेटिकली हम लोगों को क्या दिखा, फीमेल्स हैविंग 2x क्रोमोसोम्स कैन बी ईदर होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस फॉर आई कलर। होमोजाइगस भी हो सकती हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं, 2 तरह के रंग हैं, 2 तरह के रंग उनमें पेयर हो सकते हैं, 2 तरह की एलील्स उनके पास आ सकती हैं। जेनेटिक सिंबल क्या आपके पास रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, W का मतलब इन चीज़ों को याद रखो, क्योंकि इसी तरीके से MCQ की सीधी स्टेटमेंट के अंदर ये बातें लिखी हुई आई हो तो आपको पता हो। स्मॉल w लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, रिसेसिव एलील फॉर वाइट आइज। W+ लिखा हो, इसका मतलब ये होगा कि रेड आइज हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी किताब या जो आपका एग्जामिनर या जो आपके बोर्ड्स ह्यूमन एग्जाम्पल देंगे आपको, वो हीमोफीलिया की देंगे। ठीक है, और दोबारा ये वही एग्जाम्पल है जिसको हमने काफ़ी सारा पहले भी डिस्कस किया था। जेनेटिक बेसिस क्यों है हीमोफीलिया की, क्योंकि हम इसमें क्या चीज़ देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया में डिफरेंट टाइप्स के जीन के लेवल के ऊपर एरर्स हैं। जैसे हीमोफीलिया ए में देयर इज़ अ डिफेक्ट इन फैक्टर 8, हीमोफीलिया बी में देयर इज़ अ डिफेक्ट इन फैक्टर 9, और हीमोफीलिया सी जो बहुत कम होता है देयर इज़ अ रिडक्शन इन द फैक्टर क्या इसको कहते हैं आपका 11 वाला फैक्टर। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न्स यानी किस तरीके से इनहेरिटेंस होती है इसमें, जो हमने पैटर्न्स पहले भी पढ़े हैं, हमने सारे के सारे पैटर्न्स देखे भी थे। उसमें अगर आप हीमोफीलिया ए और बी की बात करते हो तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होने का मतलब ये कि जिस तरीके से हमने इसको पहले देखा है कि ग्रैंड मदर टू अगली जनरेशन ये हम लोगों को जो है ना वो कैसे कहते हैं मैटरनल साइड से अगर कैरियर हम लोगों के पास आ रहे हैं तो फिर वो कैरियर्स भी इफेक्टेड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और इट प्रीडोमिनेटली अफेक्ट्स हूँ मेल्स, जो हमने रॉयल फैमिली की एग्जांपल में देखा भी था, इसको उसी के साथ रिलेट करके याद भी रखना है।
जबकि जो हीमोफीलिया C8 अफेक्ट्स बोथ मेल्स और फीमेल्स दोनों को। रिस्क ऑफ इनहेरिटेंस ज़्यादातर मेल्स के पास है, एक एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख चुके हो, रॉयल फैमिली की एग्जांपल के अंदर आप खास तौर पे देख चुके हो कि रिस्क ऑफ इनहेरिटेंस ज़्यादा इसमें मेल्स का के पास होगा, ठीक है। जिस भी मेल के पास वो एक्स क्रोमोसोम गया जिसके अंदर जो क्या इसको कहते हैं इफेक्टेड वाला हुआ कैरियर, इवन मदर की साइड से भी गया, तो वो मेल आपको एग्जिबिट करता हुआ डिजीज़ दिखेगा, ठीक। फीमेल मस्ट रिसीव द रिसेसिव एलील फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी हीमोफिलिक फादर भी और हीमोफिलिक मदर भी हो, ठीक है। अब ये वो वाली सारी की सारी टॉपिक्स, या आप कह लो वो वाली सारी की सारी चीज़ें थी जो प्रीडोमिनेंटली आपको बार बार तंग करती हैं। इसमें बॉम्बे फिनोटाइप वाला भी हमारे पास क्वेश्चन आया था, हम उसको भी आगे बॉम्बे फिनोटाइप को उन क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स के थे। एक स्टूडेंट बार बार एक क्वेश्चन को करते हैं जो आपसे पता नहीं कितनी दफ़ा आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर चुके हो कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, एक एवोल्यूशन का आपका कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड हम लोगों को थोड़ा सा समझा दें या थोड़ा सा बता दें। तो ये एक इस तरह का सिंपल सादा सा कॉन्सेप्ट है जो अब पहली बात ये कि इसको ये समझो कि ये अब ख़त्म हो चुका हुआ है। दूसरी बात ये कि इसको इस तरीके से याद रखो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स की तरफ से पुट अप किए गए हैं। इफ़ यू गाइज वांट सम सर्टन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यू शुड आल्सो बी पोस्टिंग देम सो दैट आई कैन आंसर देम इन दिस सिमिलर वे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या चीज़ समझनी है या क्या चीज़ आपको देखनी है कि आपकी किताब के अंदर जो ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी इसकी एग्जांपल दी गई हुई है, मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना ज़्यादा पसंद है, उसमें इस स्पेसिफिक सिचुएशन का मतलब क्या होता है। ये रिकैपिटुलेशन थ्योरी है जिसकी बात हो रही होती है, जिसमें क्या चीज़ कही जाती है कि एक जो इंडिविजुअल है वो मिरर करेगा वही एवोल्यूशनरी पैटर्न जो उसके जो क्या इसको कहते हैं डेवलपमेंट के दौरान जो उसके एंसेस्टर्स करते थे। और अभी इस वक्त इस पूरे चैप्टर को पढ़ के इस चीज़ को आपको दिखाने का यही मकसद है। ये चैप्टर खुद इस बात की दलील है कि इस चीज़ का ज़रूरी होना, इस चीज़ का आपको दिखना इज़ नॉट अ कंपल्शन, ख़ास तौर पर इन द केस ऑफ एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन। आप क्या चीज़ देख लो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप इंडिविजुअल्स हैं उनमें एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के लिहाज से जो आप चीज़ों को देख रहे हो, बेशक आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे गिल्स की उस एग्जांपल के साथ देखते जाओ जो करेक्टरिस्टिक एग्जांपल है जिसको आप पढ़ते हो, या मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आप हाइट ऑफ ह्यूमंस को हिस्ट्री के अक्रॉस पढ़ कर देख लो, ठीक। इट इज़ नॉट, इफ़ दैट वुड हैव बीन द केस, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या होनी चाहिए थी कि ह्यूमन बींग्स अभी भी उसी स्पेसिफिक हाइट के होते जिस तरह के वो तब थे जब जो हम लोगों को एंसेस्ट्रल बोन्स मिलती हैं, उस तरह उसी हाइट के इंडिविजुअल्स को भी होना चाहिए था, जबकि वी नो इट कि दैट इज़ नॉट द केस। फिर एक ये क्वेश्चन था, एक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हम लोगों से किया था नईम ने। नईम, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, या इसका करेक्ट ऑप्शन आप हमें बता दें और ये रीज़न भी बता दें कि उसकी रीज़न क्या है। तो अभी अगर आप लोगों के हमें से कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है और वो इसका मुझे बताना चाहता है, तो आप बताओ जल्दी से कि कौन से वाला इसमें विच ऑफ द ऑप्शन डू यू थिंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से बता दो, बस क्लास ख़त्म हो गई है। अब बस हमने आपके क्वेश्चंस को आंसर करना है और उसके बाद आई एम गोइंग टू लीव। क्लास ख़त्म हो गई है, बस हमने पढ़ लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। प्रॉब्लम्स करवाएं, प्रॉब्लम्स आपके सामने जितनी थी उनको मैंने करवा दी है, बाकी की सारी प्रॉब्लम्स और इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट द टेस्ट की डिस्कशन के अंदर हम लोग उन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। जिस बच्चे का भी इस वक्त कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, उसको अगर मैं इन प्रॉब्लम्स के अंदर ले गई, जिसको अभी आज पहले दिन में पता चला अच्छा ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड में क्या फ़र्क होता है, उसको अगर मैं प्रॉब्लम्स करवाने के लिए बैठ गई तो उसके धुएं उड़ जाने हैं 2 घंटे में, तो अभी मर के समझ आई है। तो अगर अगर जो है ना वो किसको कहते हैं प्रॉब्लम्स, ये इसलिए ब्लर है क्योंकि एक स्टूडेंट ने इमेज शेयर किया हुआ है, इसलिए आपके साथ ब्लर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ ओ नेगेटिव, परफेक्ट, ज़बरदस्त, ओ नेगेटिव ही इसका आंसर है। द रीज़न इज़ कि आप जिस इंडिविजुअल को देख रहे हो उसके अंदर ये जो एच दिख रहा है ना, ये बॉम्बे फिनोटाइप की बात है, ठीक है। और बॉम्बे फिनोटाइप एक किस तरह की सिचुएशन होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स ऐसे दिखते हैं कि उनके अंदर ऑल्दो उनके पास एंटीजेंस आए होते हैं उनके पेरेंट्स की साइड से, लेकिन बॉम्बे फिनोटाइप होने की वजह से वो एंटीजेंस अपेयर नहीं होते आरबीसीज के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी ब्लड टाइप जीनोटिपिकली तो IAIB दिखेगी, लेकिन फिनोटिपिकली जब हम देखेंगे तो आरबीसीज के ऊपर हमें कहीं पर भी एंटीजेंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर ओ नेगेटिव था, और दिस वॉज समथिंग जो हम लोगों को आइडेंटिफाई करा रही थी नेगेटिव वाली सिचुएशन, ठीक है। अब ये इससे रिलेटेड रीज़न्स हैं, अगर आपको में से किसी को कोई रीज़न
समझ नहीं आ रही है, किसी को ये बात एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में चाहिए कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया ओ नेगेटिव कैसे आंसर है, ऑल्दो मैक्सिमम ऑफ यू हैव आंसर्ड इट ओ नेगेटिव, तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़ सकते हो, अभी पढ़ना चाहते हो अभी पढ़ सकते हो। बातें इसमें आसान है और सिंपल हैं। इसमें सिर्फ एक इतनी सी बात की गई है कि इस जीनोटाइप के होने की वजह से एंटीजन्स आर नॉट गोइंग टू अपेयर ऑन आरबीसीज, और नेगेटिव सिचुएशन इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर के अपेयर होने के लिए दिस शुड बी द सिचुएशन और दिस शुड बी द सिचुएशन। ठीक है, इस तरह का हमें फिनोटाइप दिखना चाहिए था। एंड माई लास्ट मैसेज और माई लास्ट सेइंग फॉर द गाइज, फॉर द स्टूडेंट्स जो इस वक्त हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं या हम लोगों के साथ मौजूद हैं, आप लोगों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ एंड दैट इज़ टू मेक MDCAT एज accessible for you, as easier for you as possible. If you guys want to meet me, if you guys want to attempt a test, if you guys want to test you people, test your capabilities out, अपने एग्ज़ाम से फारिग हो और जुट जाओ इस टेस्ट की तैयारी के लिए। 7th को सबसे पहले आके अपने आप को डायग्नोज कर लो। ये वो चीज़ थी, ये वो बात थी जो मैं जिसके लिए अपने आप से ये बात पूछी थी कि आप लाहौर से हो या नहीं हो। अगर आप लोग लाहौर के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए आना आसान होगा, लेकिन अगर आप लोग वो वाले स्टूडेंट्स हो जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और इन एक्चुअल सेंस डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आई कैन टेल यू कि वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कश्मीर से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ खास तौर पर इस टेस्ट को देने के लिए कश्मीर से आ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? आई एम होपफुल अबाउट इट कि उनमें से कोई एक सा का भी स्टूडेंट है जो शायद इस वक्त हम लोगों को सुन भी रहा है। ठीक, दिस द रीज़न फॉर देम ज्वाइनिंग, वाई इज़ इट नॉट इन बलूचिस्तान? हम लोग इसको लाहौर से इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, लाहौर से इनिशिएट करके हम इसको उस जगह पर एक्सपैंड करेंगे जिस जगह पर इंशाल्लाह ताला आप लोग चाहोगे कि हम लोग इसको एक्सपैंड करके लेकर जाएं। ठीक, मुल्तान में एक ओरिएंटेशन ऑलरेडी हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं इससे पहले, लाहौर के अंदर अब हो रही है। बलूचिस्तान से हो ज़बरदस्त मकबूल, और स्टूडेंट्स को भी जमा करो और हम बलूचिस्तान भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी इस वक्त इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। इसके लिए जो भी आपको फॉर्म को फिल आउट करने के लिए और जो मज़ीद आपको डिटेल्स चाहिए होंगी उनके लिए द बेस्ट पार्ट वुड बी कि आपके लिए कमेंट को प्लीज़ इनको कमेंट सेक्शन के अंदर एक पिन कर दें, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराई जाए, कहाँ से ये लोग कम्युनिटी को ज्वाइन करें, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर देम कि ये लोग ज्वाइन कर लें। और इंशाल्लाह ताला इस टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को ओरिएंटेशन फॉर यकीन बैच भी पूरी तरह मिल जाएगी। मेरे समेत बाकी के जितने भी MDCAT एक्सपर्ट्स हैं आप उनसे मिल भी सकते हो, पर्सनली मिलकर उनसे कोई क्वेश्चंस करना चाहते हो, कोई बातचीत करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम फॉर दैट। वी वुड बी देयर फॉर यू। ठीक, और हम आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह आंसर भी कर होंगे और आप लोगों का इंतजार भी कर होंगे। आई होप सो आप लोगों का 6th को बहुत अच्छा टेस्ट हो और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हों जो स्कॉलरशिप विन करें और बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट के अंदर अटेंड करें। एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू सर्व यू पीपल इन अ फॉर्मेट कि आप लोग MDCAT के सफ़र को टेंशन और प्रेशर और इन सारी चीज़ों को झेलते हुए गुजारने की जगह एक इस तरह के इंटरेस्टिंग वे में गुजारो कि वो आपके लिए ना सिर्फ एक यादगार सफ़र रह जाए, बल्कि जब आप MDCAT की सारी सिचुएशन को बाद में कभी बैठ कर सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ भी फील हो कि मतलब दिस वाज द मोस्ट अमेजिंग टाइम पीरियड ऑफ माय लाइफ। ठीक, और MDCAT का सफ़र ट्रस्ट मी ऑन इट कभी भी नहीं भूलता। अगर आज मुझे MCQs तक याद है तो मुझे सारी ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या कुछ हुआ, किस सिचुएशन में से हम लोग गुजरे, कहाँ कहाँ पर जाकर किस किस मुसीबत में को झेल रहे थे, वो भी सब कुछ याद है। सो इंशाल्लाह आई वुड बी होपफुली वेटिंग फॉर यू गाइज, और आई वुड बी होपिंग फॉर इट कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोग देख रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।